हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल। परिश्रम 2026 बैच में एक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। माय डियर ललूलाल्स, अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है और वीडियो भी दिखाई पड़ रही है तो फायर वाला इमोजी जरूर बना दें। गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आप सभी का मैंने स्वीकार कर लिया है। सीताराम जी, क्या हाल चाल है सभी के। जय हिंद बेटा, जय हिंद, राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, बिल्कुल ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं, है ना। होपफुली आप सब भी बढ़िया होंगे। और ये मिस यू इश्यू कहना तुम बंद कर दो। ये तुमने ना ये इस वर्ड की गरिमा, इस वर्ड की जो एक गरिमा थी ना वो कम कर दिया बेटा तुमने, मिस यू कह करके। मिस यू होता है यार कि ठीक है चलो कुछ दिन मान लो क्लास नहीं हुई तो तुम मिस यू बोलो भी मुझे, है ना। कल क्लास हुई है, परसों क्लास हुई है, आज तुम मिस यू बोल रहे हो, तो ये तुमने छोड़ा नहीं मतलब कुछ भी, मतलब कतई कोई बात रही नहीं भाई। लेक्चर नंबर 6 है आज, है ना। आज हमने सेल्स इन कॉम्बिनेशन पढ़ना है। मेन टॉपिक हमारा ये है सेल्स इन कॉम्बिनेशन, और ईएमएफ पढ़ेंगे। पहले ईएमएफ ही पढ़ेंगे, उसके बाद ही सेल्स कॉम्बिनेशन के अंदर आएंगे। तो ये सब बातें आज हमने करनी है, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसी मुझे उम्मीद थी कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर नहीं हो पाएगा। तो अपन ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। बाद में पढ़ लेंगे, मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगी तब उसको पढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे। यानी एक लेक्चर और लगेगा इसको पूरा करने के लिए, एक लेक्चर और लगेगा, लेक्चर 7 लगेगा, ठीक है ना। और फिर जो 8वां लेक्चर होगा उसको हम फिर प्रैक्टिस सेशन बना लेंगे, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से काम चलेगा, आराम आराम से चीजें हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बढ़िया, मेरी आवाज सभी तक पहुंच गई है तो इसलिए चैट मैंने अब बंद कर दी है, इमोजी भी मैंने बंद कर दिया है। आप सभी की ग्रीटिंग्स मुझे मिल गई है, तो हम अब काम पर चलते हैं, चालू करते हैं अपना होमवर्क। मैंने आपको दिया था ये प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने आपसे कहा था, है ना। वैसे मैं सोच रहा था इसको डिस्कस ना करूं, है ना, क्यों ही करना, मतलब प्रैक्टिस के लिए था, ऐसे ही था ये, तो प्रैक्टिस के लिए कर लो अपने आप, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर देता हूं, ठीक है। तो कैसे होगा जरा एक बार देखो कैसे करना है आपने। सबसे पहले करंट की कुछ दिशाएं आपने माननी होती है, तो जो मन करे वो दिशा आप मान लो करंट की, है ना। मैंने मानी यहां से I1 निकल रहा है, तो इस वाली पूरी ब्रांच में I1 ही है ना। इस वाली पूरी ब्रांच में मैंने क्या माना, I1 ही माना, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर यहां से करंट मान लो। मैं इधर से ही मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर से भी करंट मान सकते हो, I2 करंट ऐसे मान लो, जैसे मन करे वैसे मान ले भाई। मैंने 1% तुझे कभी नहीं बोला कि ऐसे कर या वैसे कर, जैसे तेरा मन करे वैसे कर, ठीक है ना। जैसे तेरा मन करे वैसे कर, ठीक है ना। यहां से I2, यहां से I2, ठीक है। तो इधर तक I1 आया मान लो, यहां तक I1 आया, सोचना जरा, इधर तक I1 आया और I1 में से I1 का एक पार्ट I2 बन के चला गया, तो बचा कितना, I1 माइनस I2, वो ऐसे जाएगा। तो I1 माइनस I2 ऐसे चला जाएगा। समझ पा रहे हो ये बात है बेटा? क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे ये समझो, मान लो यहां से 5 एंपियर आ रहा था, ठीक है। मान लो यहां से 5 एंपियर आ रहा था, या 3 चला गया, या 3 चला गया, तो 5 में से 3 नहीं चला गया, इधर कितना जाएगा, 2 जाएगा ना। क्या समझ में आया ना। तो I1 आ रहा था, उसमें से I2 चला गया, तो I1 माइनस I2 यहां से जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। तो कैसे भी ले सकते हो भाई, जैसे मन करे वैसे ले लो, ठीक है ना। जैसे आपकी इच्छा करे वैसे ले लो, ठीक है ना। जैसे इच्छा बनती है वैसे ले लो, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो I1 जा रहा है ऐसे इस वाली ब्रांच में, ठीक है। और सपोज करो मैंने I2 ऐसे मान लिया, ऐसे जाता हुआ I2 मान लिया, मैंने उल्टा माना है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे, ऐसे मान लो चाहे। मैं तो आपको एग्जांपल दे दे के दिखा रहा हूं भाई, मैं आपको एग्जांपल दे दे के बता रहा हूं। चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, जैसे मर्जी ले लो, अपने आप आंसर माइनस में निकल आएगा। तुम्हें क्यों टेंशन लेनी है, अपने को क्यों टेंशन लेनी भाई, जैसे भी होएगा निकल आएगा, ठीक है ना। अब मान लो मैंने ऐसे मान लिया, तो इस वाले जंक्शन पे आया, अब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां से I2 आया, यहां से I1 आया, इसमें क्या घुसेगा, इसमें I1 प्लस I2 घुसेगा। किसी बच्चे को ऐसे पसंद होता है, किसी बच्चे को ऐसे लेना पसंद होता है कि भाई प्लस में लो, है ना। मुझे भी ऐसे ही पसंद था, जब मैं छोटा बच्चा था मुझे भी प्लस करना पसंद था, तो मैं ऐसे ही मानता था कि भाई इधर से भी घुसा दूंगा, इधर से भी घुसा दूंगा, प्लस होके जाना चाहिए जी उसमें। तो मेरे अपने शौक थे, आपके भी अपने शौक हो सकते हैं, जैसे मन करे वैसे ले लो, ठीक है ना। अब चलो चालू करते हैं फटाफट से। इस वाले लूप में करंट के हिसाब से ही ट्रैवर्स हो तो अच्छा लगता है देख करके, ऐसे ही इस वाले लूप में करंट के हिसाब से ही ट्रैवर्स हो तो अच्छा लगता है देख करके, इसलिए मैंने ऐसा लिया है। मतलब मेरी ये हैबिट है, मेरी ये आदत है, मेरा ये मन है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये कन्वीनियंट लगता है। आपको जो कन्वीनियंट लगता हो वैसे करो। मैंने आपको हर तरीके के रूल्स, हर तरीके के एक्सेप्शन बता रखे,
जैसा मन करता है वैसा करना, ठीक है ना भाई। तो देखो, मुझे अच्छा लगता है करंट की ही दिशा में चलना, तो मैं करंट की ही दिशा में चल रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है करंट की ही दिशा में चलना, तो मैं यहां पर भी करंट की ही दिशा में चल रहा हूं, ठीक है। आइए दोनों के लिए निकालते हैं फटाफट, पहले इसके लिए, इस लूप के लिए लिखते हैं पहले। आओ आओ लिखें, आ जाओ। कहां से चालू करूं? इधर चालू कर देता हूं, यहां से यहां चल के जा रहे हैं। तो पहले क्या पढ़ा बेटा? रेजिस्टेंस पढ़ा, और करंट की दिशा में ही जा रहे हैं। करंट की दिशा में ही जाओगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा? ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, यानी हो जाएगा -2i1, है ना। IR लिख रहा हूं ये, अब आपको लिखना आ गया होगा। अगर कल रात को आपने बैठ के प्रैक्टिस करी है इसकी, अगर कल रात को बैठ के आपने सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस करी है, तो पक्का आप समझ गए होगे कि मैं 2i क्यों लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है ना भाई। तो करंट इंटू आर होता है, तो I1 इंटू 2 लिख दूं या 2 इंटू I1 लिख दूं, बात एक ही। आगे बढ़ते हैं। ये नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो पोटेंशियल का राइज आएगा, क्योंकि पहले नेगेटिव मिला है, उसके बाद प्लस गया, तो स्टेप अप हो रहा है। स्टेप अप हो रहा है तो +4, उसके बाद यहां से यहां आ जाओ, इधर आ जाओ। या फिर से क्या हुआ जी? ड्रॉप हुआ, I1 प्लस I2 का ड्रॉप हुआ, तो माइनस ऑफ I1 प्लस I2 ब्रैकेट में, है ना, और साथ में क्या है? 4 है, इज इक्वल टू, यहां से घूम के वापस पहुंच गए तो 0। ऐसा ही होता है, जब घूम के उसी जगह पर वापस पहुंच जाओगे तो केवीएल लग गया, केवीएल का मतलब 0 आ जाएगा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली इस वाले से बनाओ, नीचे वाले लूप की बनाते हैं। आ जाओ, कहां से शुरू करूं? चलो इधर से कर लेते हैं, जिधर से मन करो वहां से शुरू करो भाई, जहां से मन करे। इतनी छूट है ना इस केवीएल में, इतनी छूट है, बस आप चीजें पकड़ के चलो, जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पकड़ के चलो। एक सेकंड भाई, एयरटेल वार्निंग स्पैम, ठीक है जी, फोन कर दिया साइलेंट, ठीक है, क्षमा करें, क्षमा करें, फोन साइलेंट नहीं था मेरा, वाइब्रेशन पे था, अब साइलेंट हो गया है, ठीक है। तो यहां से चालू करते हैं, ठीक है ना। यहां से चालू किया, I2 इंटू 2 करना पड़ेगा, पहले ड्रॉप आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा ड्रॉप ही आता है, तो -2i2। बढ़िया सर, इधर से इधर गए हो, क्या हुआ? राइज हुआ कि ड्रॉप हुआ है? सर ये प्लस पहले मिला, फिर माइनस मिला, तो सर ये तो ड्रॉप हुआ है। हाँ ठीक है, ड्रॉप हुआ है तो -2 वोल्ट है ना, तो माइनस का ड्रॉप, जब भी ड्रॉप होता है माइनस लगाते हैं। यहां से यहां पहुंच जाओ, फिर से माइनस का I1 प्लस I2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। बस सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशनों को। क्या दो इक्वेशन दिख रही है? हाँ। क्या दो वेरिएबल बन रहे हैं? हाँ। तो आपको दो वेरिएबलों को फाइंड करना है, ये तो बचपन से करते आए हो आप। आओ एक बार लिख के देखते हैं फटाफट से, आइए फटाफट से लिख के देखें। -2i1 है, ठीक है, +4 है, हाँ, और ये -4i1 -4i2 इज इक्वल टू 0 है। I1 इकट्ठे कर लो, -6i1 हो गया, -4i2 हो गया, +4 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन को नाम दे दिया ए, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, इस वाली को, -2i2 है, चल पूरा ही लिख लेता हूं, -2i2 -2 -4i1 -4i2 इज इक्वल टू 0। -2i2 -4i2 मिलके हो गया -6i2। -4i1 को आगे लिख लो, -4i1 -6i2 -2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई बी, ठीक। अब ए और बी को क्या करना है जी? आपने माइनस करना है, समझ गए ना? मतलब एक बार वो करके, क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक फैक्टर बना के इनका, उसके बाद आपने काम चालू करना है, ठीक है ना। करें फिर, आ जाओ। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को किससे किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? ये 4 है, ये 6 है, तो इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 6 से मल्टीप्लाई, कर दें और करके लिख देते हैं। देखो 6 चौक 24 हो गया, -24i1, 4 चौक 16 हो गया, -16i2, 4 चौक 16 हो गया, +16 बराबर 0, ठीक है। इधर आ जा, 4 चौक 24 तो -24i1, 6 छिक 36 -36i2, 6 दूनी 12 -12 इज इक्वल टू 0। और अब कर दो जी इसको साइन चेंज, साइन चेंज कर दे, माइनस का यहां प्लस आ जाएगा, माइनस का यहां प्लस आ जाएगा, माइनस का यहां प्लस आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया खत्म। 36 में 16 गए 20, है ना, 20i2, तो सर 20i2 और 12 और 16 ऐड होके क्या बन जाएंगे? 28, है ना, ये 28 हो गया, तो +28 इज इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन जो निकल के आई है वो आई है 20i2 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहां से i2 निकल के आएगा बेटा 28/20 विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है जी। 2 से काट ले इसको, 14 पे, ये 10 पे, तो माइनस का 1.4 एम्पियर है। अब माइनस का क्यों आया है? तो अगेन आप समझ गए, जो डायरेक्शन मानी थी उल्टी मानी थी। हमने I2 को ऐसे लिया है, पर I2 असल में ऐसे है, I2 असल में ऐसे है, ठीक है ना। अब बस इस I2 की वैल्यू -1.4 उठा के आप कहीं पुट कर दो,
इधर इधर में कहीं यहां पुट कर दो, छोटा पड़ेगा यहां से, है ना, यहां से छोटा पड़ेगा, इधर पुट कर दो, आपको I1 भी मिल जाएगा। यही करना था बस इसके अंदर। तो सिंपल है ना। ठीक है, बढ़िया। ये आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। फिर से एक होमवर्क दे रहा हूं, अगेन केवीएल का ही होमवर्क है ये केवीएल का ही होमवर्क है। एक बार फिर से दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है ना। केवीएल की प्रैक्टिस छोड़ना मत बेटा। केवीएल की प्रैक्टिस अगर आपने छोड़ दी, मतलब लंबा गैप अगर हो गया ना, तो भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं, भूल जाओगे, सच्ची बोल रहा हूं। एक तो प्रैक्टिस पहले ही नहीं करते हैं, पहली बार में ही बोलने पर नहीं करते हैं। अगर पहली बार में बोलने पर नहीं करी तो फिर आपको 2 दिन भी कोई याद नहीं करवा सकता केवीएल। 2 दिन भी नहीं याद कर सकते आप केवीएल। लेकिन अगर आप जिस दिन पढ़ाया उस दिन प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, उसके अगले दिन भी प्रैक्टिस करते हो, इसलिए होमवर्क दिया है। और आज डीपीपी में आपको केवीएल के सवाल मिलेंगे, जानबूझ के डाले हैं मैंने। डीपीपी में सवाल जानबूझ करके डाले हैं, असाइनमेंट में भी जानबूझ करके डालूंगा, और प्रैक्टिस सेशन में भी जानबूझ करके लाऊंगा, ताकि केवीएल लगभग 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता आपके दिमाग में चलता रहे। मेरी स्ट्रेटेजी ये है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कितना फॉलो करते हो मेरी कई बातों को, ये आप देखो। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू, है ना भाई। मैं तो लाइव लेक्चर लेता हूं, मैं तो रेगुलर सोच करके आता हूं कि बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, और ये आप ही को मॉनिटर करना है भाई। देखो, आपसे बड़ा तो कोई है नहीं, सबसे बड़े तो आप ही हैं। आप घर वालों की मॉनिटरिंग में पढ़ोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि 12वीं के बच्चे को कौन ही मॉनिटर करता है करके, समझ रहे हो ना भाई। थोड़ा बहुत आके पूछ लेंगे वो, हाँ भाई कैसी चल रही है तैयारी, हाँ भाई सब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऑनलाइन ठीक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, इतना ही जानते हैं घर वाले भी, वो भी नहीं ज्यादा जानते। ऑनलाइन का जमाना उनके लिए बहुत नया है, समझ रहे हो ना। तो आपको आपकी मॉनिटरिंग खुद ही करनी है, और वो सबसे बड़ा टास्क है, सबसे टफ टास्क है। आपको खुद की मॉनिटरिंग करना कि भाई मैं ठीक काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, मैं रेगुलर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, मैं रेगुलर पढ़ रही हूं कि नहीं पढ़ रही हूं। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है भाई। टीचर आकर के यहां से चिल्लाएगा, घर वाले आपको आकर कभी कभी पूछ लेंगे, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो, आप खुद कैसा टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये आप ही को पता है, और यूटिलाइज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं कि भाई केवीएल हर दिन आपके प्रैक्टिस में रहे, ठीक है ना। केवीएल आपको डीपीपी में मिले, केवीएल आपको होमवर्क में मिले, केवीएल आपके साथ चलता रहे। क्योंकि अगर आपने बहुत लंबा गैप कर दिया ना, भूल जाओगे, बता रहा हूं। केवीएल के साथ ऐसा ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है केवीएल में। तो ऐसा ना हो कि आप इसको 6 महीने बाद उठा रहे हो सीधा। अब कब उठाया, रे ऑप्टिक्स हो चुका है जी, अब केवीएल को आप प्रैक्टिस करते हैं, तो नई बात बनेगी, बता रहा हूं। भूल जाओगे, लंबा गैप आ गया तो भूल जाओगे। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस में रखो, और शुरुआती प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। आज सीखा आज ही प्रैक्टिस करनी है, आज सीखा कल प्रैक्टिस करके खत्म करना है। और होमवर्क मिल गया तो उसको भी सेम डे करो, एक और होमवर्क मिल गया उसको भी 1 दिन बाद कर लो। मतलब 1 दिन से लेट मत करो चीजें, 24 घंटे से लेट मत करो। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूं कि जिस दिन जो पढ़ा उस दिन वो रिवाइज करना है, और फिर सोना है। सोना नहीं है उससे पहले सोना नहीं है। हाँ सर 3 बज जाते हैं, कोई बात नहीं, बज जाए 3, सोना नहीं है। अगले दिन छुट्टी है ना, छुट्टियां चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस दिन जो पढ़ा उस दिन वो करके सोना है, उस दिन उसका काम करके सोना है। ये अपना रूटीन बनाओ। और जिन बच्चों ने 11th में ये रूटीन बना रखा था कि जिस दिन जो पढ़ा वो करके सोए हैं, आप उनके मार्क्स पूछ लेना 11th में क्या थे, तभी वो ऑब्वियसली 12वीं में आए हैं, नहीं तो 12वीं में आ भी ना पाते। सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि 11th तो ज्यादा टफ होती है। 12th तो फिर भी आपको प्यारी लगेगी, 12th पढ़ने में मजा आता है, 12th बहुत प्यारी लगती है। 11th पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो 11th में फेस होती है। 12th में उतनी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होती है, लेकिन हाँ बेटा प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है, मैं इतना ही कहूंगा आपसे, ठीक है। होमवर्क आपको फिर से दे रहा हूं, आपने करना है, ठीक है। चलिए नया टॉपिक, ये केवीएल से ही मिलता जुलता है, एक्चुअली केवीएल ही लग रहा है यहां पर। बस इतना ध्यान रखो कि यहां पर बोलेंगे नहीं कि केवीएल लग रहा है। सर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि केवीएल बेटा हमेशा लूप में लगता है, केवीएल हमेशा लूप में लगता है। ये लूप नहीं है, ये लूप नहीं है। यहां पर बात कुछ ऐसे होती है, देख, जैसे मैं कुछ एग्जांपल बना लेता हूं, है ना। एक है पीवाईक्यू, एक है पीवाईक्यू, ठीक है, जनरल सा ही है बहुत, ठीक है। देख ऐसा है ये पीवाईक्यू है बेटा नीट का, ठीक है ना। नीट का पीवाईक्यू बना रहा हूं ये आपके लिए, ठीक है। 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम, ठीक है। अब इसी से समझाता हूं कैसे करना है, ठीक है ना। इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है सच, इसके लिए सच कोई थ्योरी नहीं है, मुझे आपको सिखाना ही पड़ेगा कि कैसे निकालना है। देखो इसमें क्या बोलेगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी। कोई लूप नहीं है यहां पर, ऐसा मत समझना कि यहां पे कोई लूप बना हुआ है, कोई लूप नहीं है यहां पे। तो केवीएल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
ऐसा मत मुंह से निकालना कि यहां पे केवीएल है। केवीएल लगता है हमेशा क्लोज लूप में, हाँ या ना बोलो, केवीएल लगता है हमेशा क्लोज लूप में। लेकिन हाँ, केवीएल से मिलती जुलती चीजें ही आपको यहां पर करनी है। केवीएल सीख लिया आपने बड़ी आइटम सीख ली है। आपने राक्षस को मार दिया, अब छुट भैया तो मार ही सकते हो, है ना भाई। एक बड़ा दानव आपने मार दिया है, रावण मार चुके हो, तो मेघनाथ तो मरी जाएगा, समझ रहे हो ना, या और तो नीचे वाले राक्षस तो मरी जाएंगे, ये छोटा राक्षस है, ऐसा समझो, ठीक है ना। तो ये तो हो ही जाएगा सॉल्व। अब करना कैसे जरा सीखना, ठीक है। देखो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बोला हुआ है, सीधी सीधा मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा वी निकालना, ठीक है ना, डेल्टा वी निकालना। और डेल्टा वी का मतलब ये है कि शायद आप वीए माइनस वीबी निकाल रहे होगे या वीबी माइनस वीए निकाल रहे होगे, यही काम होगा। वो देखना पड़ेगा आपको सवाल क्या है, सवाल क्या है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो पहले लिखा हुआ उसको ही लिखें, यानी यहां पर ए, तो वीए माइनस वीबी कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम, ठीक है, वीए माइनस वीबी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब कैसे लिखी जाएगी क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। देखो, हम जिधर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसका पोटेंशियल लिखते हैं। तो इसका पोटेंशियल सपोज करो दे रखा है आपको 1000 वोल्ट, ए पर पोटेंशियल कितना है 1000 वोल्ट है, ठीक है। और चलो इसको हम अभी वेरिएबल में ही लेते हैं, जैसा क्वेश्चन एक्चुअली ओरिजिनली था वैसा ही लेते हैं, अभी बाद में करेंगे वैसा, ठीक है ना, वैसा बाद में कर लेंगे, ठीक है। जैसा ओरिजिनल क्वेश्चन है वैसे ही लेते हैं, ठीक है ना। मान लो ए पर पोटेंशियल सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि हम वीए सबसे पहले इसका पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है। और करंट कहां माना हुआ है इसमें, एक बार रुक जाओ जरा देखो, करंट कहां मान रखा है, करंट ऐसे माना हुआ है, करंट इसमें इस तरीके से मान रखा है। यह भी गिवन होगा आपको कि करंट कैसे चल रहा है, गिवन होगा करंट कैसे चल रहा है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले इसका पोटेंशियल लिखा आपने वीए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, करंट की दिशा में ही ट्रैवर्स करते हो सुखी रहते हो, है ना। करंट की दिशा में ट्रैवर्स करना सुखदायी होता है, सुखमय होता है, कष्टहीन होता है, कम कष्टों वाला होता है ना भाई। तो करंट की दिशा में ही ट्रैवर्स करेंगे हम, ठीक है। आओ करते हैं इस दिशा में ट्रैवर्स करा। आप मुझे बताओ, पहले आपको प्लस मिला, हां, और फिर आपको माइनस मिला, तो बताओ ये पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है कि राइज हो रहा है, वही कहानी केवीएल वाली। बताओ, बैटरी के प्लस से माइनस करते जा रहे हो, क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है जी। और ड्रॉप कितने का हो रहा है, 4 का, तो यहां लिखोगे -4, ठीक। आगे बढ़े। अब इधर आ जाओ। अब इसमें आई है और 3 है, आई और 3, और आपको पता है जब भी कभी रेजिस्टेंस आती है तो भी ड्रॉप ही होता है, हां। तो फिर से माइनस आएगा तो -3i लिख सकते हो, i इंटू आर लिख रहे हैं बेटा इसको, है ना, -3i, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, बताओ जी पोटेंशियल का राइज होगा ड्रॉप होगा, सर ऑब्वियसली राइज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, स्टेप अप हो रही है वोल्टेज, पोटेंशियल स्टेप अप हो रहा है, तो प्लस का 6, बढ़िया सर बढ़िया, ठीक है। अब इसमें घुस गया करंट, यहां पर ड्रॉप ही होता है, रेजिस्टेंस जब कोई भी डिवाइस आएगा ड्रॉप ही होगा, तो डिवाइस पर ड्रॉप ही हुआ, तो ये हो गया -2i, ठीक है। और फिर उसके बाद कहां पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। तो आप क्या करोगे, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। ये आपने पूरी लिख ली क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक, आप जहां पहुंचोगे उसको इक्वल में लिखोगे, आप कहां पहुंचे, बी पर पहुंचे ना, बी पर पोटेंशियल जो होगा वो इसके इक्वल में आएगा, ऐसे लिखा जाता है क्वेश्चन को। यहां पर जीरो नहीं करते, उधर क्या करते, जीरो क्यों करते, क्योंकि लूप में घूम रहे थे, समझ वहां पे लूप था, ये ओपन है, ये ओपन सर्किट है बेटा, वो लूप था, ये ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट के अंदर आप जहां पहुंचते हो वहां का पोटेंशियल लिख देते हो। क्लियर है, ये टेक्निक है, सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सुन, तुझे निकालना है वीए माइनस वीबी, तो वीए को वहीं छोड़ दिया सर, वीबी को उठा के वहां ले जा, हां, और बाकी सबको उठा के यहां ले आ, कर सकता है क्या, आजा करते हैं। वीबी उठा के यहां ले आ और बाकी सबको वहां भेज दे, तो ये हो जाएगा वीए माइनस वीबी, हां या ना बोलो, बराबर इस पूरे हिसाब किताब को उठा के वहां ले जाओ, इसे सॉल्व कर लें क्या, चलो उधर कर लेंगे। -4 वहां जाके हो जाएगा +4, -3i वहां जाके हो जाएगा +3i, +6 वहां जाके हो जाएगा -6, -2i वहां जाके हो जाएगा +2i। क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, 4 और 6 -2 और 3i 2i 5i -2 इज पोटेंशियल का डिफरेंस, डेल्टा वी। वीए माइनस वीबी को क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी। टेक्निक समझ में आई, क्वेश्चन से सिर्फ मैंने टेक्निक सिखाई है आपको, ये जो क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से बनाया इससे मैंने सिर्फ आपको टेक्निक सिखाई है। क्या टेक्निक समझ में आई, और प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ और प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। सवाल है नीट 2016 का, नीट को बहुत पसंद है ये,
बेबी को बेस पसंद है, नीट को ऐसे सवाल पसंद है। आओ देखो ये सवाल कैसे होगा। वीए है, वीबी है, एक खुला सर्किट है, करंट मान लो कि जो कुछ चल रहा है, ठीक है जी, मान लिया चल रहा है, करंट 2 एंपियर चल रहा है, ठीक है। अब इसमें घुसेगा, फिर यहां कुछ होगा, फिर यहां कुछ होगा, फिर ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, आइए चालू करते हैं। सबसे पहले जहां पर हो वो लिख लो। तो सर हमने वीए लिख लिया, जहां से चालू करते सबसे पहले वो लिखते हैं, वीए लिख लिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इसमें घुसो। आप इसमें घुसे तो ड्रॉप आएगा, ड्रॉप आएगा, माइनस का साइन लिखोगे, 2 दूनी 4 हो गया जी, हाँ या ना बोल दो। अरे हो जाएगा ना, 2 2 4, आई आर आई आर आई आर आई आर 4 हो गया। इधर से इधर जाएगा, फिर ड्रॉप हो रहा है, हाँ या ना बोल बेटा। प्लस से माइनस जा रहा है, फिर ड्रॉप होगा सर -3, और फिर ड्रॉप होगा, क्या होगा, -2 इज इक्वल टू वीबी। इक्वल टू के राइट साइड पर जहां पहुंचोगे एंड में वो लिखना है आपने। इक्वल टू के राइट साइड में वो लिखना है जहां तू पहुंचेगा बाद में। ठीक हो गया, बढ़िया। कर ले कैलकुलेट बेटा इसको। वीए -4 -3 -7 और -9, वीए -9 इज इक्वल टू वीबी। आपको पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, बी को यहां ले आओ, ये बन गया वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू +9, यानी डेल्टा वी आ गया +9 वोल्ट्स। डी ऑप्शन सही है। क्या समझ में आया? क्या मुश्किल है? केवीएल से तो बहुत आसान है। जो केवीएल के राक्षस निपटाए ना आपने, वो ड्रैगन लेवल के लोग है ना, वो तो इसके आगे तो छोटे गुंडे हैं। छोटे गुंडे तो निपटा ही दोगे। क्या क्लियर है? ठीक है, बढ़िया, आगे चलते हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ है नहीं करने वाला, है ना, क्लियर ही होगा सब बच्चों को, ठीक है ना। अच्छा, अब मान ले ये सवाल तेरे सामने आता है, ठीक है। वैसे ये सवाल टफ श्रेणी का है, अगर मैंने इसको करवाया ना हो तो आप इसको खुद नहीं कर सकते हो, ये ऐसा सवाल है। अगर मैं ऐसा सवाल ना करवाऊं क्लास में, या टीचर लाके ना करवाए, तो आप इसे खुद नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब कितना भी इंटेलिजेंट एंड लेवल का बच्चा हो ना, खुद करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। सवाल किए हुए होने चाहिए, तो ही वो सवाल पेपर में टूटेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही होता है बेटा, जैसे हम लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं ना क्रिकेट पे, या कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हो तो उसकी प्रैक्टिस होती है। अब मान लो भाई विराट कोहली जी हैं, है ना, और वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने बचपन में, जब 17 साल के थे, 16 साल के थे, 18 साल के थे, 19 साल के थे, तब वो क्या कर रहे हैं भाई, बॉल खेल रहे हैं, और लगातार बॉल खेल रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, है ना। मशीन वाली बॉल खेलते हैं, फिर बॉलर से बॉल करवाते हैं, फिर अच्छे अच्छे बॉलर से बॉल करवाते हैं, फिर नेशनल लेवल के बॉलर से बॉल करवाते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल के बॉलर आके बॉल करते हैं। आप समझ रहे हो ना, वो किस लेवल पर बंदा उठता जाता है। आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिए। आपने हर टाइप की बॉल खेलनी है, मतलब जिस भी लेवल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करोगे तो वो अलग लेवल की तैयारी होगी, एशिया कप के लिए करोगे अलग लेवल की होगी। आप बात समझ रहे हो ना, है ना। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी अलग होगी, टेस्ट क्रिकेट की तैयारी अलग होती है। तो ऐसे ही आप जिस एग्जाम की तैयारी सोच रहे हो करने की, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो सीयूईटी हो, या फिर वो बोर्ड्स हो, और बोर्ड्स की तो आप सभी करोगे ही करोगे। तो ये समझ लो कि आपको सब तरीके की बॉलें खेलनी है, सब तरीके की बॉलें खेलनी है। जैसे विराट कोहली ने अपने ट्रेनिंग पीरियड के अंदर सब तरीके की बॉलें खेली होगी, है ना। ऑफ स्पिन भी खेली होगी, लेग स्पिन भी खेली होगी, ओवर द विकेट भी, अराउंड द विकेट भी, पेस भी मारी खेली होगी, बीमर भी खेली होगी, यॉर्कर भी खेली होगी, वन बाउंस भी खेली होगी। आप समझ रहे हो ना, हर तरह की बॉलें कहीं ना कहीं खेला होगा वो बंदा, और हर तरीके के शॉट प्रैक्टिस करे होंगे उसने। आपने भी ऐसे ही करना है। तो जब मैं आपको हर तरीके के सवाल, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के सवाल लेके करवाऊंगा ना, और वो सवाल आप रिपीट कर लोगे, रिपीट करना आपका काम है। आप एक बात बताओ, क्या विराट कोहली ने लेग स्पिन सिर्फ एक ही बार खेली होगी क्या? और चलो मान लेते हैं उस लेग स्पिन पर उसने एक बार छक्का मार दिया, क्या अगली बार वो लेग स्पिन पे आउट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, हो सकता है भाई। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, सेम ही क्वेश्चन हो सकता है आप कर जाओ पहली बार में, पहली बार में, या मेरे सिखाने के बाद भी चलो कर जाओ, लेकिन 10 दिन बाद हो सकता है वही क्वेश्चन दोबारा ना टूटे आपसे। सेम क्वेश्चन विद सेम वैल्यूज। क्यों भूल गए जी? भूल गए। ये माइंड ऐसा ही है भाई, माइंड को स्टोर करने की चीज थोड़ी ना है। माइंड में हम समझते हैं चीजें स्टोर होती हैं, चीजें स्टोर नहीं होती है। माइंड होता है एनालाइज करने के लिए। स्टोर करने के लिए क्या है? फिर स्टोर करने के लिए तेरी कॉपी है, स्टोर करने के लिए तेरा रजिस्टर है, वो तेरे नोट्स हैं जो स्टोर करते हैं। ये कोई हार्ड डिस्क नहीं है। बच्चे बहुत गलत समझते हैं कि माइंड में मेमोराइज कर लेंगे, माइंड में याद कर लेंगे। कितनी चीजें याद है बचपन की तुझे? चल, कल रात को खाया क्या था वो तो तुझे याद नहीं है, परसों सुबह नाश्ते में क्या बना था वो तो तुझे याद नहीं है। ये क्या याद करेगा तू कि कौन सा क्वेश्चन किस दिन कब किया था? बात को समझ रहे हो ना। कोई भी चीज याद तब रहती है जब वो फेमिलियर हो जाती है, फेमिलराइज हो जाते हो आप उस चीज के साथ। और फेमिलराइज कब होगे? जब वो चीज बार बार करोगे। तो विराट कोहली जी ने लेग स्पिन पर आउट भी हुए होंगे, और लेग स्पिन पर चौका भी मारा होगा, और छक्का भी मारा होगा, और 2 रन भी लिए होंगे, और 1 रन भी लिए होंगे, और 3 रन भी लिए होंगे। तब जाके वो महारत हासिल करते हैं किसी भी चीज पर।
तो ये क्वेश्चन को आप एक बार करो, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप एक बार करो, और सोशियोलॉजी हम मास्टर हो गए हैं इसके, वी आर नाउ मास्टर ऑफ दिस सवाल, ऐसा नहीं है। 10 दिन बाद सवाल वापस आएगा, नहीं टूटेगा तेरे से, नहीं सॉल्व होगा। इसलिए बार बार करनी है प्रैक्टिस, रिपीटेड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं, रिपीटेड प्रैक्टिस। तो आप तो अभी प्रैक्टिस के जोन में भी नहीं घुसे, रिपीटेड प्रैक्टिस तो छोड़ दो। बहुत डिसिप्लिन चाहिए भाई उस काम के लिए। ऐसे नहीं आते 95 नंबर, ऐसे नहीं आते 98 नंबर, ऐसे नहीं आते 100 नंबर। 90 पार अगर जाना है ना आपको बोर्ड में, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा, इसलिए परिश्रम बैच आप लोगों ने ज्वाइन किया, तो वो सपना है कहां अब? वो कहां गया वो सपना? 3 चैप्टर के बाद हवा निकल गई, बैकलॉग हो गए, वेकेशन चाहिए। कहां गया वो सपना अब? सोचो, पूछो खुद से, पूछो खुद से कि क्यों पैसा भरा था आपने परिश्रम में, क्यों आए थे इस बैच में आप? इसलिए आए थे कि बैकलॉग हो जाए एक दिन, फिर हम दूसरे बैच की वेट करें कि 2.0 कब आएगा जी, गोट कब आएगा जी, गायें कब आएगी जी, भैंस कब आएगी जी। यार पूछो खुद से भाई, पूछो खुद से कि क्या कर रहे हो आप। आप अभी प्रैक्टिस के जोन में नहीं घुसे हो भाई। प्रैक्टिस के जोन में घुसोगे तो रिपीटेड प्रैक्टिस के जोन में घुसोगे। ये जोन अलग अलग है मेरे बेटे, अलग अलग चीजें हैं ये। अभी तो पढ़ो, पहले तो रेगुलर लेक्चर अटेंड करो, रेगुलर लेक्चर अटेंड करे तो उसके नोट्स बनाओ, उन नोट्स को रिवाइज करके सो। ये आपका बेसिक मिनिमम काम है, बेसिक मिनिमम काम। ये करने से आपके 80 नंबर आएंगे। हां, साफ बता रहा हूं, अंदाजे से बता रहा हूं, लेकिन साफ बता रहा हूं। ये अगर आप रोज करते रहे 365 दिन, तो आपके 80 नंबर आ जाएंगे। इससे ऊपर अगर जाना है, 81 नंबर चाहिए, 82 चाहिए, 83 चाहिए, 84 चाहिए, 85 चाहिए, 86 चाहिए, 87, 88, 89, 90, या उससे पार जाना है, तो फिर जोन आगे आगे बढ़ाना पड़ेगा। जोन आगे क्या है? रिपीटेड प्रैक्टिस। फिर आगे का जोन क्या है सर? रिपीटेड रिवीजन। फिर आगे का जोन क्या है सर? PYQs लगाएंगे सारे। फिर क्या है सर? रिपीटेड PYQs लगाएंगे। फिर क्या है सर? रिपीटेड 3 टाइम्स PYQ लगाएंगे। करना पड़ेगा ये सब, ऐसे नहीं आएंगे नंबर भाई। तू तो ये डेली काम अगर कर जाए ना, डेली काम, ये जो मैं बोल रहा हूं, 80 नंबर बन जाएंगे 100 में से, 100 में से 80 ले आएगा, डिस्टिंक्शन पार हो जाएगी तेरी। डिस्टिंक्शन क्या होती है? 75 नंबर। 75 नंबर मेरिट डिस्टिंक्शन, जो भी आपके स्कूल में बोला जाता है, वो पार हो जाएगी तेरी। लेकिन फिर क्या? फिर क्या? लर्निंग हो, सबसे पहली चीज लर्निंग हो। आप कुछ सीखो, पहली चीज सीखो। और केवल ये चीजें नहीं सीखो, पढ़ना सीखो कि पढ़ना कैसे है। आप जब सीखते हो तो बहुत कुछ सीखते हो, खाली आप सब्जेक्ट नहीं सीखते हो। अब मैं आपको फिजिक्स आके समझा जाता हूं खाली, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको फिजिक्स सिखा जाता हूं, मैं आपको बहुत कुछ सिखाता हूं साथ के साथ ही। और ये चीज हम सबकॉन्शियसली सीखते हैं टीचर से। टीचर का हाव भाव कैसा है, टीचर कैसे किसी चीज को समझा रहा है, कैसे सिचुएशन टैकल कर रहा है, किस बात पे हंस रहा है। टीचर जो होता है ना, वो आचार्य कहा गया है ना। हमारी संस्कृति में शिक्षक को आचार्य का दर्जा दिया गया। आचार्य कौन होता है पता है? जिसका आचरण से कोई सीखता है, जिसके बिहेवियर से कोई सीखता है, जिसकी जिंदगी अपने आप में फॉलो करने योग्य होती है, जो अपनी टीचिंग से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से बच्चे को कुछ सिखाता है। ये तो सब्जेक्ट है भाई, ये तो हर कोई सिखाएगा आपको आकर के। केमिस्ट्री वाला अपना सब्जेक्ट सिखाएगा, बायो वाला अपना सब्जेक्ट सिखाएगी। समझ गए ना? हर टीचर अपना अपना सब्जेक्ट आपको सिखाएगा ही सिखाएगा। वो तो सब्जेक्टिव बातें हैं, वो तो इंफॉर्मेशंस हैं, पर आप उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखते हो। तो आपको यह भी सीखना कि पढ़ना कैसे होता है, जो अभी तक नहीं सीखे आप कभी, जो 12 साल में नहीं सीखे कि पढ़ना कैसे है, वो आपको इस साल सीखना पड़ेगा कि पढ़ते कैसे हैं, कि नंबर कैसे लाए जाते हैं, ये नंबर लाने की क्या टेक्निक होती है, कैसे कोई 10th बोर्ड टॉप कर लेता है, कैसे कोई 10th बोर्ड के अंदर 95% से ज्यादा ले आता है, कैसे कोई 11th में अच्छा कर लेता है, कैसे कोई 12th में 95+ ले आता है। इसकी जर्नी होती है, और ये जर्नी तपस्वी की है। तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए, कष्ट सहना पड़ता है इसके लिए, दर्द होता है इसके लिए। ये रिपीटेड प्रैक्टिस से ही होगा। तो अपना जोन बढ़ाओ, अपने जोन का दायरा और बढ़ाइए। अभी तुम प्रैक्टिस जोन में हो, रिपीटेड प्रैक्टिस जोन में आना है तुमको। समझ रहे हो मेरी बात? तो पूछना अपने आप से सवाल, ठीक है? चलिए आइए सवाल देख लेते हैं फटाफट से। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0, कह रहा है इसको 0 मान लो। क्या हमने? ठीक है भाई, मान लेते हैं 0। लो इसकी ग्राउंडिंग कर दी हमने, है ना, इसको 0 मान लिया। ये VA है 0 पोटेंशियल पर, ठीक है। कह रहा था पोटेंशियल एट B कितना होगा, कह रहा है यहां का पोटेंशियल बताइए कितना होगा। कैसे पहुंचोगे यहां तक आप?
पहुंचोगे कैसे यहां तक बताओ, ये कैसे होगा क्वेश्चन? आपको यहां का पोटेंशियल 0 दे रखा है, ठीक है, और कहीं की बात करी नहीं, यहां का पोटेंशियल दिया 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 नहीं, गिनी चुनी चीजें दी हुई है आपको। आपको R2 भी नहीं पता, देखो R2 लिखा हुआ है, R2 की वैल्यू नहीं पता आपको R1 की वैल्यू नहीं पता, आपको इस वाले रेजिस्टर की वैल्यू नहीं पता, तो करोगे क्या? फंस गए। तो ये तो बड़ा मोटा फंस गए सर, कैसे जाएंगे VA से लेके VB? एंड इट इज अ टफ सवाल, ये कोई आसान सवाल नहीं है। हर बच्चा, मैं बोला ना, अच्छे से अच्छा बच्चा भी पहली बार में नहीं कर सकता इस सवाल को। सुनिए क्या करेंगे आप, ना तो आप इस जगह से जाकर के VB तक पहुंच पाओगे क्योंकि ये वैल्यूज आपको गिवन ही नहीं है, ना ही आप इस जगह से जाकर के VB तक पहुंच पाओगे क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है। तो आपके पास एक ही तरीका है, क्या तरीका है? ऐसे जाने का, ऐसे पहुंच पाओगे आप, इस दिशा में ट्रैवर्स करना पड़ेगा आपको। समझो, VA से शुरू करके VB तक ऐसे पहुंचेंगे हम, ठीक है। आइए एक बार इसको लिखते हैं कि कैसे पहुंच रहे हैं, आइए एक बार इसको लिखते हैं कैसे पहुंच रहे हैं। VA है ना, यहां पर VA है जो कि 0 मान लिया गया है, VA को 0 मान लिया गया है। उसके बाद एक बटरिया है, उसके बाद एक बटरिया है 1 वोल्ट की, 1 एम्पियर का करंट ऐसे निकल रहा है इस तार में, है ना। फिर C है यहां पर, फिर यहां पे रेजिस्टेंस है, इधर D है, और इधर फिर से बटरिया है, और फिर यहां पर B है जिसका VB अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये दिया हुआ है 2 वोल्ट, ये दिया हुआ है 1 वोल्ट, यहां से आ रहा है कुछ करंट, क्या कुछ करंट आ रहा है क्या? अच्छा, ये 2 है, दो करंट है यहां पे, 2 एम्पियर है यहां पे, इधर 2 एम्पियर है। देखो ना, इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर है, इस पूरी ब्रांच में 2 एम्पियर होगा, ये है ना, ये देखो 2 लिखा हुआ है, यहां 2 लिखा हुआ है, तो 2 एम्पियर है यहां, तो 2 एम्पियर आ रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ इसमें कितना जा रहा है, ये जो 2 ओम है ना, ये जो 2 ओम है, इसमें कितना जा रहा है करंट? तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो गलती हो जाएगी, आप कहोगे 2 ऊपर से आ रहा है सर, 1 नीचे से आ रहा है तो 1 जा रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा। देख 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 क्या हो रहा है, देखते हैं एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। यहां से 2 एम्पियर आया, ठीक है, ठीक है, इधर चला गया 1, अच्छा ओके, इधर 1 चला गया है, यही वाला 1 घूम के आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो यहां से भी 1 जा रहा है। क्या समझे बात को? इस जंक्शन पर हम KCL लगा रहे हैं, इस जंक्शन पर हमने KCL लगाया है। देखो 2 आया यहां से, हाँ सर 2 आया, 2 में से 1 आगे बढ़ गया, हाँ सर 1 आगे बढ़ गया, तो 1 नीचे जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। तो यहां से 1 एम्पियर जा रहा है ऐसे, है ना, 1 एम्पियर ऐसे जा रहा है, बढ़िया जी, सही। अब सुनो, अब सुनो, ट्रैवर्स कैसे करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे ट्रैवर्स करेंगे हम, ठीक है ना। करंट की दिशा में, थोड़ा थोड़ा करंट की दिशा में, थोड़ा थोड़ा करंट के ऑपोजिट भी हो पा रहा है ट्रैवर्स। अब क्या करें, क्या करें? KVL निकालना है तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ कुछ करंट की दिशा में ट्रैवर्सिंग हो रही है, कुछ कुछ करंट की उल्टी दिशा में भी ट्रैवर्सिंग हो रही है, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना। ऐसे ही आ रहा है ना घूम के, हाँ, तो करंट की उल्टी दिशा में ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले A के लिए लिखेंगे VA, यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो और जा भी करंट की दिशा में ही रहे हो तो स्टेप अप होगा, स्टेप अप होगा तो सर +1 लिखेंगे, यस बिल्कुल +1 लिखेंगे, है ना। +1 का स्टेप अप हुआ यहां से यहां, ये देखो यहां से यहां +1 का स्टेप अप हुआ। उसके बाद यहां से यहां जा रहे हैं जब, तो सर करंट की उल्टी दिशा ये तो, हाँ अच्छा, करंट की ही दिशा होती तो सर हम रेजिस्टेंस पे ड्रॉप लेते, तो हम रेजिस्टेंस पे क्या लेते? ड्रॉप, और तब साइन क्या आता? माइनस का, है ना। और करंट क्या है यहां पर? 1 एम्पियर है तो 1 × 2 2 होता, लेकिन हम करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। RDX एक्सेप्शन कल बताई थी, वो लग रही है, देखो यहां पर लगानी ही पड़ेगी, समझे बात को। करंट की उल्टी दिशा में चल रहे हो तो सारे साइन उल्टे हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर आप वैसे ड्रॉप लेते, वैसे आप रेजिस्टेंस पे ड्रॉप करते, लेकिन यहां ड्रॉप नहीं चलेगा, यहां पे आपको राइज देना पड़ेगा, यानी साइन उल्टा हो जाएगा प्लस का। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। यहां से यहां जा रहे हैं जी, तो कायदे से ड्रॉप होना चाहिए क्योंकि प्लस पहले आया माइनस बाद में आया, तो होना चाहिए था -2, लेकिन -2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए +2 और इज इक्वल टू क्या आ गया? VB, है ना। जहां पहुंच जाते हैं वो B है और उसका VB यहां पर लिख दिया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और VA क्या है भाई? VA है 0, ठीक है, +5 इज इक्वल टू VB, तो VB आ गया 5। ये तो मैच नहीं हो रहा, कुछ उल्टा लिया है क्या? कुछ गड़बड़ ले लिया क्या? आए आए आए
2 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, उल्टा ही तो जा रहे हैं, है ना। तो माइनस आना चाहिए था लेकिन प्लस आ गया। ठीक तो है, ठीक तो है। कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार देखूं सवाल, रुक जाओ रुक जाओ, सवाल देखता हूं एक बार यार। +1 +2, अरे शायद ये बैटरी उल्टी है बेटा यार, बेटा शायद ये बैटरी उल्टी है ना, सही से छपा नहीं है, शायद ये बैटरी उल्टी है। ठीक है, तो ये -2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये +2 -2 कट करके यहां 1 रह जाएगा और ये VB के बराबर होगा, तो VB आएगा 1, VB आएगा 1 वोल्ट। कहां है? ए, ए, ठीक है, उल्टी है शायद ये बैटरी, ठीक है ना, ऐसे लगी हुई है ये। तरीका एकदम सही है, या तो ऑप्शन में गड़बड़ है या फिर मुझे लग रहा है यहां मिसप्रिंटिंग है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे और देख लेंगे। आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। देखो, दो तरीके की बैटरी कनेक्शन हो सकते हैं, या तो बैटरीज आपस में सपोर्ट कर सकती है या बैटरीज आपस में अपोज कर सकती है। सपोर्ट करने वाली होती हैं बहनें, सपोज करने वालियों को बोलते हैं सिस्टर बैटरीज, सिस्टर बैटरीज, सिस्टर बैटरीज, ठीक है ना। जैसे मम्मी और मासी, है ना भाई, मासी और मम्मी, कभी भी आप उनका डिस्कशन देख लो, सुन लो, तो बहुत देर तक नहीं सुन पाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना। फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और फिर आप फोन मांगने जाते हो तो पिटाई अलग से होती है ना, कि मम्मी फोन देना जरा। मम्मी कहे, हट, किससे बात कर? मासी से बात कर रही हूं, जा यहां से, है ना। तो ये बहुत लंबी बातें चलती है। मासी मम्मी का जो रिश्ता है वो है सपोर्टिंग, है ना। और फिर आता है एक अपोजिंग बैटरी का रिश्ता। ये कौन सा? सास बहू का रिश्ता, सास बहू रिश्ता। यह है सास बहू, घर घर की कहानी, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। तो ये एकता कपूर रिश्ता है ना, एकता कपूर, एकता कपूर रिश्ता, समझ गए ना। एकता कपूर का रिश्ता, ऑब्वियसली सास बहू का रिश्ता, समझ गए, ठीक है। तो सपोर्टिंग बैटरीज, अपोजिंग बैटरीज क्या होती हैं, जरा सुनिएगा। सपोर्टिंग बैटरीज वो होती है बेटा कि जब भी दोनों बैटरीज इस तरीके से आपको लगी दिख जाएं, ऐसे और ऐसे, समझ गए ना। किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर ऐसे बैटरी लगी हुई है तो ऐसे, ये सपोर्ट करने वाली बैटरी है, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। मान लो ये 3 वोल्ट है, मान लो ये 2 वोल्ट है ना, मान लो ये 10 ओम है, ठीक है। तो करंट दोनों मिला के चलाएंगी, ऐसा समझ सकते हो। करंट दोनों मिला के चलाएंगी, करंट ज्यादा चलेगा ऑब्वियसली, ऐसे केस में करंट क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा। तो फिर आप ऐसे में टोटल वोल्टेज क्या लिख सकते हो? टोटल वोल्टेज या टोटल करंट अपने को निकालना हो तो आप सीधा सीधा बैटरीज के वोल्टेज को ऐड कर सकते हो। तो नेट वोल्टेज यानी टोटल वोल्टेज जो आ जाएगी वो दोनों को ऐड करके 3+2 क्या होगा बेटा? 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम है। और करंट निकाल सकते हो आप यहां से V/R करके, है ना। ओम्स लॉ लगाया गया है, तो V 5 है, R 10 है, 5 और ये 2, करंट निकल के आ गया ½ एम्पियर, ½ एम्पियर आ गया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं सपोर्टिंग बैटरी। मम्मी और मासी, ये मम्मी हो गई, है ना, और ये मासी हो गई, है ना, दोनों हमेशा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आती है बारी सास बहू की, यानी अपोजिंग बैटरीज की। ये कैसी होती है भाई? ये होती है एक बैटरी ऐसी और दूसरी बैटरी ऐसी ठीक है ना, इधर उधर मुंह है इसके, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ठीक है। तो दोनों में से क्या करेंगी? दोनों लड़ेंगी क्या या सपोर्ट करेंगी? ये लड़ नहीं सकती, सपोर्ट नहीं कर सकती है, ये अपोज ही करेंगी। ये लड़ेंगी ही, है ना, ये लड़ेंगी ही, ये सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए दोनों में से जो डोमिनेट करेगा उसकी दिशा में करंट चलता है। इतना तो आपको अंदर से फीलिंग आई रही होगी कि जो डोमिनेट करेगा उस तरफ से करंट चलेगा, सही बात है ना। तो मान लो कि ये जोड़ रखा है आपने 10 ओम के साथ, अगेन 10 ओम के साथ जोड़ रखा है, ठीक है ना। और आप करंट निकालना चाहते हो तो टोटल आर तो आपके पास पता है, आर तो 10 ओम ही है ना। और टोटल V कैसे निकालोगे भाई? दोनों को माइनस करना पड़ेगा आपको। तो बड़ी माइनस छोटी कर सकते हो, सीधा सीधा 2 वोल्ट हो जाएगा। तो V/R करोगे तो आपको करंट निकल के आ जाएगा 2/10, काटोगे तो 1/5, 1/5 0.2 एम्पियर होता है, 0.2 एम्पियर होता है। समझ गए ना भाई? क्लियर है बात? तो सपोर्टिंग अपोजिंग समझ में आया। अच्छा, क्या इसके लिए अपने को KVL लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, इसके लिए अपने को KVL लगाने की जरूरत नहीं है, कतई KVL मत लगाना इसके अंदर। सीधा सीधा आपको पकड़ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है ये अपोजिंग कौन है, सपोर्टिंग कौन है। जैसे देखो, नीट अक्टूबर में 2020, नीट असल में 2 बार हुआ था क्योंकि कोविड का ईयर था ये।
तो नीट 2 बार करवाया था, एक बार सितंबर में नीट हुआ था, एक बार अक्टूबर में नीट हुआ था, ठीक है ना। तो अक्टूबर वाले नीट का सवाल है ये, एक बार देखो सवाल कैसा है। 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये सिस्टर बैटरीज हैं या सास बहू बैटरीज हैं? हाँ तो मम्मी मासी है भाई, ये है ना, ये मम्मी मासी बैटरीज है। फोन पे लग जाए एक बार तो फिर छोड़ती नहीं है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा कहां चला गया नहीं पता चलता, ना मम्मी को और ना मासी को पता चलता, सिर्फ घर वालों को। तो ये 2 और 4 है, मिलके कितना हो जाएगा बेटा? 6 वोल्ट हो जाएगा, सही बात है। तो नेट वोल्टेज कितनी आ गई बेटा? 6 वोल्ट आ गई। बाकी रेजिस्टेंस देखो सब सीरीज में ही है, जितना भी कनेक्टेड है सारा एक ही तार में जुड़ा हुआ, और एक ही तार में होता तो सबको सीधा सीधा ऐड कर लेते, करंट ही निकालना होगा ना, हाँ ठीक है ना, सबको सीधा सीधा क्या कर लेना, ऐड कर लेना है आपने। आर टोटल निकल के आ जाएगा 4 + 1 मिलके हो गया 6 ओम, ठीक है। और करंट क्या होगा बेटा? V/R, यानी वोल्टेज है 6, रेजिस्टेंस है 6, काटेंगे तो 1 एंपियर आंसर आएगा, है ना, 1 एंपियर। कहां पे है? बी ऑप्शन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप, नीट में आया हुआ सवाल है पास्ट का, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VB - VA इन द नेटवर्क शोन। VB कहां है? ये रहा, और VA कहां है? ये रहा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा, है ना, जिस तरीके से मैंने वो क्वेश्चन किया था, या तो आप इस साइड से चले जाओ या इस साइड से चले जाओ, जिधर से मन करे उधर चले जाओ, जहां से मन करे वहां से करंट मान लो, जिधर से मन करे उधर से करंट मान लो, जहां से चल के जाना हो वहां से चल के जाओ, और केवीएल वाले रूल्स को फॉलो करते हुए ए से लेके बी तक पहुंच जाना, है ना। VA को, इस A को आप VA लिखोगे, और जब पहुंच जाओगे तो इक्वल टू में VB लिख देना, है ना। पता ना, तरीका समझ गए ना। ए से चलना है बी की तरफ, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, आंसर टिक करना, 4 में से 1 होगा, है ना। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, शॉर्ट सर्किट, जैसे सास बहू का टॉपिक था और मम्मी मासी का टॉपिक था, ऐसे ही शॉर्ट सर्किटिंग भी छोटा टॉपिक है। फटाफट से बताता हूं, देखो फटाफट से बताता हूं। मान लो बेटा 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, वैसे मैंने ये बात आपको पहले भी बताई हुई है जब मैंने कैपेसिटर करवाया था, लेकिन दोबारा करवाना मेरा फर्ज है, तो दोबारा करवा रहा हूं, ताकि दोबारा से आपको याद दिलाऊं कि क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। देखो भाई, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये मान लो वी है, ठीक है, पोटेंशियल इसका वी है। कितना करंट चल रहा होगा इसके अंदर, बता सकते हो आप? कितना करंट चल रहा होगा? तो सर करंट होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन में आर टोटल। हाँ, तो वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज तो सर वी है, टोटल आर कितना होगा? टोटल आर होगा R 3R, तो आई आ गया, आई आ गया V/3R। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया जी, ठीक है। अब सपोज करना कि मैं किसी भी एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दूं, और शॉर्ट करने का मतलब होता है कि मैंने एक वायर ली और इस वायर को ऐसे जोड़ करके यहां लगा दिया, समझ गए ना। तो अब पता क्या होगा? अब जो ये करंट है ना बेटा, अब जो ये करंट निकलेगा ना इसमें से, अब जो ये करंट निकलेगा ना इसमें से, ये चलेगा चलेगा, इसमें से जाएगा, और इसमें से कुछ नहीं जाएगा, सारा नीचे से निकल जाएगा, सारा नीचे से निकल के वापस। तो इसमें कुछ घुसा क्या? नहीं घुसा। तो ये सर्किट का पार्ट है क्या? नहीं है। जब भी कोई रेजिस्टेंस ऐसे शॉर्ट हो जाती है तो वो सर्किट का पार्ट नहीं माननी है, आपने उड़ा देना उसको, उसके बिना ही आपने करंट कैलकुलेट करना है। तो मान लो अब करंट कितना हो जाएगा? आपने जब एक शॉर्ट कर दी तो वो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, वो रेजिस्टेंस नहीं है, तो V बाय कितना R? 1R और 2R मिलके हो जाएगा 2R। तो देख रहे हो क्या हो रहा है? देख रहे हो क्या हो रहा है? आप जैसे जैसे शॉर्ट करते चले जाओगे, ये करंट पहले से बढ़ गया या घट गया? ये बताओ, मेरा सवाल समझ में आया? मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जब आपने रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया तो पहले से करंट बढ़ गया या घट गया? ऑब्वियसली करंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया सर? क्योंकि देख, डिनोमिनेटर पहले 3R था, अब डिनोमिनेटर 2R है, तो डिनोमिनेटर घटा है, और जब भी डिनोमिनेटर घटेगा वोल्टेज तो उतनी ही है, ये तो सेम ही है ना। आपने रेजिस्टेंस घटा दी तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। करंट आप इंक्रीज कर रहे हो, है ना। अब सोच, अगर मैं यहां से यहां तक शॉर्ट कर देता, तो इसको इधर से उठा के यहां से यहां तक शॉर्ट कर देता तो क्या होता? तो भैया करंट चलता है ऐसे, देख करंट चलता है ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से होता हुआ ऐसे वापस आता, तो ये दोनों ही निगलेक्ट हो जाते। तब इन दोनों रेजिस्टेंस को आप क्या करते? निगलेक्ट कर देते। तब क्या करंट होता? तब करंट होता V बाय, सिर्फ एक ही R है तो V बाय R, रेजिस्टेंस और कम हो गई, करंट और बढ़ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा जैसे जैसे आप शॉर्ट करते चले जाओगे, शॉर्टिंग बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और सोचो बेटा, अगर आपने ये कर दिया तो आपने सारी ही रेजिस्टेंस को शॉर्ट मार दिया, तो
आपने सारी ही रेजिस्टेंस शॉर्ट मार दी तो क्या होगा? तो बेटा अब जो करंट आएगा, वो आएगा V बाय आर। कितना है ही नहीं सर, 0, यानी करंट हो गया इनफाइनाइट। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग हो जाना। यही है शॉर्ट सर्किट होना, और शॉर्ट सर्किट से क्या हो जाना? ओवरलोडिंग हो जाना। 10th क्लास का टॉपिक है ओवरलोड होना, इसे कहते हैं सर्किट का ओवरलोड होना। सर्किट ओवरलोडिंग, सर्किट ओवरलोडिंग का मतलब अब आग लग जाएगी, करंट की अपनी कोई वैल्यू अब इनफाइनाइट हो गई है, अब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अब बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है, यहां से बहुत ज्यादा करंट बहने लगा है अब। तो जब बहुत ज्यादा करंट बहेगा तो करंट यानी इनफाइनाइट हो गया, यानी बहुत ज्यादा। देखना डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इंफिनिटी, यानी करंट अब इनफाइनाइट वैल्यू का बहेगा। जब बहुत ज्यादा करंट बहेगा तो हम बोलेंगे सर्किट ओवरलोड हो गया। और सर्किट ओवरलोड क्या करता है? वायर को पिघला देगा या जला देगा, तो सर्किट इससे जल जाएगा। तो आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किटिंग से आग लग जाती है ना? शॉर्ट सर्किटिंग से क्या लग जाती है भाई? आग लग जाती है। तो वो क्या है असल में? यहां ओवरलोडिंग से आग लग जाती है, वो क्या है? वो यही है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जितनी भी थी वो शॉर्ट हो गई है, कहीं ना कहीं आपने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एकदम से सब्सटेंशियली करंट इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही एकदम से वैल्यू बढ़ जाएगी करंट की तो आग लगनी तय है। क्योंकि वायर की अपनी एक लिमिट होती है, वायर्स की अपनी एक रेटिंग होती है कि 5 एंपियर की रेटिंग है इस तार की, 10 एंपियर की रेटिंग है इस तार की। इसका मतलब वो 10 एंपियर ही होल्ड कर सकती है। अगर आपने उससे ज्यादा करंट कर दिया तो वायर जल जाएगी, जलना तय है, समझ गए ना? जलना तय है। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या करती है बेटा? आग लगा देती है। ठीक है, तो पढ़ो एक बार जरा इसको, एक बार एक क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। कह रहा है जब आग लग सकती है तो हम सर्किट को प्रोटेक्ट करके चलें। तो प्रोटेक्ट किससे करते हैं भाई? ये करते हैं फ्यूज से, फ्यूज से प्रोटेक्ट किया जाता है ना। अब ये थ्योरी का पार्ट है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझा रहा हूं कि फ्यूज क्या काम करता है। देखो भाई, हमेशा फ्यूज याद रखना, हमेशा फ्यूज याद रखना सीरीज में कनेक्ट होता है। ये एक सीरीज डिवाइस होता है फ्यूज। ये फ्यूज ऐसे दिखाऊंगा अभी यहां पर मैं, ठीक है ना? ठीक है ना? ये क्या करता है? ये क्या करता है? इसके अंदर एक वायर होती है जिसको फ्यूज वायर बुलाते हैं, ऐसे बनी होती है ये फ्यूज वायर, ऐसे दिखाया जाता है फ्यूज को। ये फ्यूज का सिंबल है, ठीक है ना? ये फ्यूज का सिंबल है। तो इसके अंदर ये जो वायर है इसको फ्यूज वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज वायर। जब भी कभी रेटिंग से ज्यादा करंट आ जाएगा, यानी कि वायर उसको हैंडल ना कर पाए। भाई मान लो वायर 5 एंपियर तक हैंडल कर सकती है करंट को, लेकिन करंट आ गया 6 एंपियर, तब क्या होगा? तो वायर तो जल जाएगी, सर्किट तो जल जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि सर्किट जले, हम नहीं चाहते सर्किट जले, हम चाहते फ्यूज वायर खाली जल जाए। तो इसका जलना अच्छा है, फ्यूज वायर का जलना अच्छा है, तार का जलना अच्छा नहीं है, क्योंकि तार जल गई तो आपको पता नहीं चलेगा कहां आग लग जाएगी। अगर तार जल गई ना तो आपको नहीं पता होगा, तार अंदर होती है दीवारों में, तो दीवारों में कहां कब आग लग जाए, क्या पहले फूक जाए, क्या बाद में फूक जाए, कितना जान माल की हानि हो जाए, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन फ्यूज का जलना इज ओके, फ्यूज का जलना एक अच्छी बात है। एमसीबी का डाउन होना एक अच्छी बात है। एमसीबी देखिए ना, यूं खड़ी रहती है, फिर वो नीचे गिर जाती है, फिर पकड़ के फिर उठाते हैं उसको, फिर नीचे गिर जाती है ना? तो वो नीचे आ जाना उसका, ये अच्छी बात है। और ये फ्यूज भी सेम काम करता है, ये सर्किट को ब्रेक करता है। फ्यूज इज अ सर्किट ब्रेकर, फ्यूज इज अ सर्किट ब्रेकर। और जो फ्यूज वायर होती है, जो फ्यूज वायर होती है, ये बनी होती है कॉपर, निकल या टिन लेड अलॉय। ऐसा एनसीईआरटी लिखती है, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है कि टिन लेड अलॉय, टिन होता है एसएन, लेड होता है पीबी, टिन लेड अलॉय का होता है ये। और एनसीईआरटी ने क्लास 10th के अंदर कॉपर निकल भी लिखा हुआ है, वहां पे 5-6 एलिमेंट लिखे हैं, कॉपर लिखा है, निकल लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंगनीज लिखा हुआ है, टिन लिखा हुआ है, लेड लिखा हुआ है। तो कभी कभी हो सकता है कॉपर निकल भी आ जाए, तो भाई दोनों ध्यान रखना, दोनों ध्यान रखना। CuNi कॉपर निकल अलॉय भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर टिन लेड अलॉय, उसकी बनी होती है फ्यूज वायर। तो जब भी कभी किसी स्पेसिफिक रेटिंग जो भी वायर की दी गई है उससे ज्यादा करंट आ गया तो हम बोलेंगे कि भाई ओवरलोड हो गया है। और जब भी कभी ओवरलोड होगा ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी। क्यों मेल्ट हो जाएगी सर? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, कॉपर के मुकाबले मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। और जब भी बहुत कम होगा तो उसका पिघलना तय है, और पिघलना अच्छा भी है। फ्यूज वायर पिघल जाए ये बहुत अच्छी बात है। अगर वायर पिघल गई कहीं तो आपको चलेगी नहीं पता कि कहां पिघल गई, क्योंकि वायर तो दीवारों में होती है, वो तो दीवारों में पाइप में से घूम घूम के आ रही है। कहीं कहां कब आग लग जाए, मेन मीटर में आग लग जाए, या डिवाइस में आग लग जाए, या बीच में कहीं आग लग जाए, ठीक है जी, तो आपको पता नहीं चलेगी। लेकिन फ्यूज कहीं पटाखा बोले अगर, तो आपको सुनेगा कि भाई हाँ फ्यूज का पटाखा बोला है, हमेशा पटाखा बोलता है इसके अंदर, है ना, स्पार्किंग होती है और पट करके आवाज आती है जोर से,
ठीक है ना। फिर आप वो चीज उठा करके लेके जाते हो इलेक्ट्रिशियन के पास, देखो भाई इसका फ्यूज जो है वो हो गया, फूक गया इसका फ्यूज, तो नया फ्यूज लगा दो। फिर वो नया फ्यूज लगा के देता है। समझ गए ना भाई। तो ये मेल्ट हो जाना अच्छा है, मेल्ट होना अच्छा है, ठीक है ना। तभी सर्किट ब्रेक करेगा, इसका नाम सर्किट ब्रेकर इसीलिए ही है। समझ गए ना। तो ये सवाल आया हुआ है 2019 के अंदर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैटरिया पे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं किसको? बैटरिया को। ठीक है, बैटरी। ठीक है ना। बैटरी को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? बैटरिया। अब ये क्या होती है, थोड़ी सी थ्योरी सुन लो। ठीक है, बैटरी बोलो या सेल बोलो, वैसे कई सारे सेल्स मिलकर बैटरी बुलाए जाते हैं। जैसे भाई एक अगर दिखाऊंगा ऐसे करके तो इसको बैटरी नहीं, इसको सेल बोलते हैं, इसको सेल बुलाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर कई सारी लगा दी ऐसे 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 ऐसे, तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई ये बैटरी। और ये बात आपको 10th क्लास से पता होती है। 10वीं में डायग्राम बना हुआ है, इसको अकेला सेल बोल रखा है, इस पूरी को बैटरी बोल रखा है। तो कई सारे मल्टीपल सेल्स जब रखते हैं तो उसको बैटरी बुला देते हैं। लेकिन हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, हम इसको ही बैटरी बोलेंगे, है ना। कॉमनली यूज कर लेते हैं हम चीजों को, ये और ये एक ही चीज है। ठीक है हमारे लिए। खैर, बैटरी और एक सेल ऐसा डिवाइस होता है जो कि मेंटेन करता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपको पता है कि वोल्टेज देती है बैटरी, तो वोल्टेज क्या करती है? डाले रखती है हमेशा। हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी डिवाइस के अक्रॉस मेंटेन करना, ये उसका काम है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखो आगे लिखा हुआ, क्या बुलाते हैं इसको? बैटरी बुलाते हैं। अब भाई बैटरी असल में होती क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें करें, जो कि आपका चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, आपका भी सॉल्यूशंस ही चल रहा है शायद। जो चैप्टर 2 है आपका केमिस्ट्री का, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। उसके अंदर आपको 4-5 तरीके के सेल पढ़ाए जाएंगे। लेक्लांचे सेल पढ़ाएंगे, डैनियल सेल पढ़ाएंगे, ड्राई सेल पढ़ाएंगे, 4-5 तरीके के सेल उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग सेल अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली काम इलेक्ट्रोड्स का ही है। मोस्टली काम इलेक्ट्रोड्स का ही है ना। ऐसे 2 इलेक्ट्रोड डाल रखी होती है ना। कैथोड और एनोड बोलते हैं इसको, अपन इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं कैथोड एनोड से, है ना। ये हमारे लिए क्या इलेक्ट्रोड्स हैं। और यहां जो डालते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस तैर रहे हैं, है ना भाई। यहां से यहां आयन चल के, यहां से यहां आयन चल के जाते हैं और तैरते हैं। अब जब तैर रहे होते हैं ना, तो इस बात को समझना कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट करती है, यानी जो चार्ज को एनर्जी जनरेट करती है, वो अट्रैक्शन रिपल्शन से ही करती है। ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी एनर्जी बनती है सर्किट के अंदर, वो तो रिपल्शन अट्रैक्शन की वजह से बनती है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर एक खुद की भी रेजिस्टेंस होती है, इसको ऐसे दिखाया जाता है। देखो, ये देखो यहां लिखा भी हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या होती है सुन लो। देखो भाई, ये आपका सेल है, ऐसे दिखाते ना ऊपर से सेल को, है ना। तो इसके अंदर एक तो ये जो दिखा रहा हूं, जो बैटरी का सिंबल बन रहा है या सेल का सिंबल बन रहा है, इसको क्या बुलाते हैं अभी बोलता हूं मैं, वही बताता हूं। ठीक है ना। इसके बगल में दिखाई जाती है एक छोटी सी रेजिस्टेंस, यहीं पे सेल के अंदर ही होती है। ये सेल के अंदर की ही कहानी है, सेल के बाहर तो होगी। सेल के बाहर तो तुम बल्ब शलब जो भी लगाओगे भाई, उसकी अपनी रेजिस्टेंस तो आनी ही आनी है ना भाई। आप बैटरी लेकर के आए बाजार से और आपने लाके बल्ब से उसको कनेक्ट कर दिया, तो भाई बल्ब तो अपनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही करेगा, जो भी होगा। उसको बोलते हैं लोड, उसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। जिसपे जाकर के बैटरी अपना असर दिखाती है उसे कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। वो बल्ब हो सकता है, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो, उसे बुलाते हैं लोड रेजिस्टेंस। लेकिन एक होती है बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस, जिसको बुलाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये लिखा हुआ है देखो यहां पे, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द चार्ज फ्लो। अब भाई एक बात समझो, चार्ज तो फ्लो कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर चार्ज जाएगा, है ना भाई। पॉजिटिव किधर जाएगा, नेगेटिव किधर जाएगा, वो इलेक्ट्रोड के चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक बात है ना। लेकिन एक बात बताओ, यहां से यहां जो आयन चलेगा या यहां से यहां जो आयन चलेगा, क्या उसकी चाल चलनी बहुत आसान है क्या? उसके साथ भी वही वाला बुरा हाल है जो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ होता है जब वो कंडक्टर में चलता है। तो आपको ये बात पता है ना कि जब भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चलता है तो कई सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं जिनके साथ वो टकराता है, जिनके साथ उसके कोलिजन होते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है कि नहीं होती। रेजिस्टेंस का बेसिक हमने कर लिया था, यहां पर भी तो होगा ऐसा। अरे इलेक्ट्रोलाइट में भी तो अन्य आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है, बताओ। वैक्यूम थोड़ी है ये इलेक्ट्रोलाइट।
जब भी चार्ज इधर से इधर या इधर से इधर मूव करेगा तो भी टकराते हुए ही करेगा, कम हो ज्यादा हो लेकिन है। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट जो, यानी जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है, जो अंदर आपने लिक्विड भर रखा है इसके, जो भी सॉल्ट सॉल्यूशन भर रखा है इसके, उसके भी तो पार्टिकल होंगे ना, जो चार्ज को टक्करे मारेंगे। उसके कारण से पैदा होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको आप ऐसे दिखाते हो, बिल्कुल इसके बगल में दिखाएंगे, जो सेल सा बना हुआ ना इसके बगल में दिखाएंगे। समझ गए बात को? तो इसे बुलाते हैं स्मॉल आर। ये हो गया लोड रेजिस्टेंस बड़ा वाला, आर एल बुला लो, आर लोड बुला लो या बड़ा आर बुला लो। इसे दिखाते हैं छोटे आर से, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो बगल में खड़ा ये कौन है? आप बोलोगे सर ये तो बैटरी है, इसको तो वी से दिखाओ। नहीं, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ईएमएफ। ठीक है, अगला टॉपिक शायद यही होगा। कहां गया, कहां गया भाई? कोई नहीं, मैं खुद ही बता देता हूं भाई। देखो भाई, ईएमएफ है ना, वैसे हमारा आज का टॉपिक भी यही था ईएमएफ। ये देखो, ये देखो लिखा हुआ ईएमएफ है ना। तो ईएमएफ क्या होता है? तो सुनो भाई, सुनो भाई सुनो, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय अ सेल इन एन ओपन सर्किट। अब ये जो बात मैंने लिखी है ऊपर कि पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम जो दे सकता है, लेकिन देगा कब? ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट का मतलब होता है जब करंट नहीं चल रहा हो। तो सर जब करंट चल ही नहीं रहा तो फिर देगा क्या? हाँ तो सही बात है, आपका विचार बिल्कुल सही है कि भाई जब बैटरी को यानी सेल को तारों से जोड़ा ही नहीं, अभी तो वो पैकेट के अंदर बंद है। भाई आप मान लो इलेक्ट्रिशियन के पास गए और आपने इलेक्ट्रिशियन को जाकर के बोला भैया 5 वोल्ट की जरा सेल दे दो, 5 वोल्ट की बैटरी दे दो। हाँ निपॉन का भी चलेगा, हाँ एवररेडी का भी चलेगा, हाँ इसका भी चलेगा, ड्यूरा सेल भी चलेगा, जो भी सेल आपके आसपास बगल में मिलता हो आप उससे खरीद के ले आए। ठीक है ना। अब उस सेल को आपने कहीं कनेक्ट नहीं किया, पर उस सेल पर लिखा हुआ है मान लो 2V। मान लेते हैं उस सेल पर क्या लिखा हुआ है? 2V है ना, 2V लिखा हुआ उस पर। ये क्या है पता है? ये 2V क्या है? ये 2V पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये 2V उसकी वोल्टेज नहीं होती, ये 2V होती है ईएमएफ। ये 2V होती है ईएमएफ। इस ईएमएफ की फुल फॉर्म सुनो क्या होती है? इस ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर ये कोई फोर्स होती है क्या? नहीं, ये कोई फोर्स नहीं है, न्यूटन नहीं होती इसकी यूनिट भाई। कुछ बच्चे इसको फोर्स समझ लेते हैं, कहते हैं सर ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही होगी, जो बैटरी रिपेल करती है ना या अट्रैक्ट करती है ना, उसकी बात हो रही होगी। ये वो वाली फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज ही है, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज है ये। जो भी कोई सेल मैक्सिमम वोल्टेज ऑफर कर सकता है, जब भी कोई सेल, जो भी कोई सेल मैक्सिमम वोल्टेज ऑफर कर सकता है, उसको ईएमएफ बुलाया जाता है। लिखा उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन वो फोर्स नहीं है। दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज नॉट फोर्स। लिख देता हूं, दिस इज नॉट अ फोर्स। ठीक है ना, दिस इज वोल्टेज। ये वोल्टेज ही है, ये वोल्टेज ही है। बस इसका सेंस ऐसा है कि फोर्स जैसी लगती है कि भाई धक्का ही तो मार रही है, चार्ज को धक्का ही तो मारा ना, तो बस फोर्स बोल दिया। इलेक्ट्रो मतलब होता है बिजली वाली, मोटिव का मतलब होता है चलाने वाली, मोशन देने वाली फोर्स। तो बिजली को चलाने वाली फोर्स है, ऐसा करके बोल दिया। लोकल भाषा का शब्द है ये, समझ रहे हो ना। टेक्निकली तो वो वोल्टेज ही है, ईएमएफ टेक्निकली वोल्टेज ही होती है। अब दोबारा बात पर आते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप बगल वाले बिरजू इलेक्ट्रिशियन भैया के पास गए और बोला भैया 2 वोल्ट की जरा एक सेल निकाल के, बैटरी निकाल के फटाफट दे दो। मम्मी ने मंगाया फटाफट दे दो, तो उसने निकाला, फाड़ा, दे दिया आपको, काटा कैंची से दे दिया, है ना। अब जो आप उसको लेकर के आ रहे हो भगते हुए घर की तरफ, दौड़ते हुए घर की तरफ लेकर के आ रहे हो, और उसके ऊपर आपने पढ़ा कि 2V लिखा हुआ है, वो वोल्टेज नहीं है, वो ईएमएफ है, वो ईएमएफ है। समझो बात को, ये जो लिखा हुआ होता है ना इसके ऊपर, ये ईएमएफ होती है, यानी ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो ऑफर कर सकता है। समझ गए? पर क्या कर पाएगा? पर क्या कर पाएगा? आंसर है नहीं कर पाएगा। तो सर फिर क्यों लिखा होता है? अरे मैक्सिमम है ना भाई, उसकी लिमिट तो पता होनी चाहिए आपको। पैसा दे के आ रहे हो, अरे पैसा देकर के आ रहे हो, उसकी लिमिट तो पता हो। उतना दे पाएगा नहीं दे पाएगा बात की बात है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लो आप एक बाइक खरीदने गए पापा के साथ, स्कूटी खरीदने गए,
या गाड़ी खरीदने गए, तो आप पूछते हो ना जाकर के, भैया माइलेज कितनी है इसकी, माइलेज माइलेज, इंडियन मिडिल क्लास पीपल, माइलेज बताओ माइलेज, भैया इसमें इंजन ये है, टायर ऐसे लगे हुए हैं, इसमें बढ़िया नाइट्रोजन भरी जाती है, इंजन ये 3x क्लास इंजन है, माइलेज माइलेज माइलेज। 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी ये बताइए। हम नहीं इंटरेस्टेड हैं इंजन की ऐसी की तैसी, टायर की ऐसी की तैसी, माइलेज बताइए माइलेज। बोलेगा अच्छा भाई अच्छा, माइलेज माइलेज जानना है, 18 माइलेज है इसकी, 18 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में, ले खुश रहे, ये रही माइलेज। लेकिन जब आप उसको सड़क पे उतारते हो, चलाना चालू करते हो, घुमाना चालू करते हो, तो माइलेज आती है 17.5 किलोमीटर पर लीटर। फिर आप अपना सर पकड़ लेते हो, अरे यार उसने तो 18 बोली थी यार, ये तो 17.5 आ रही है, आधा किलोमीटर जा रहा है मेरा 1 लीटर के अंदर। क्योंकि धीरे धीरे वेयर एंड टियर होता है ना चीजों का, गाड़ी आएगी चलेगी घूमेगी, उसके कुछ इंजन घिसेंगे, कुछ कुछ ब्रेक घिसेगा, कुछ कुछ अंदर का पार्ट घिसेगा घिसेगा, तो फिर वो 18 नहीं दे पाएगी। 18 उसने मैक्सिमम बोली थी भाई, 18 उसने मैक्सिमम बोली थी भाई, 18 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 18 किलोमीटर चल जाएगी, ये उसने मैक्सिमम बोली। पर इतनी चलती है क्या? नहीं, सेम टू सेम काम कंपनी करती है। निपॉन का सेल हो गया, ड्यूरासेल का सेल हो गया, एवररेडी का सेल हो गया, वो जो लिख के भेजते हैं ना, वो होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, कि हमारा सेल 5 वोल्ट का दे सकता है। पर देगा क्या? आंसर है नहीं। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? 2 वोल्ट लिखा है तो 2 वोल्ट चाहिए मुझे, कैसे नहीं देगा? तू कैसे नहीं देगा? तो ऐसे नहीं देगा कि भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी ये सेल अपने थ्रू करंट चलाएगा, चाहे कितना ही छोटा करंट चलाए, आप लाए, आपने इसको तारों से जोड़ दिया, और तारों से जोड़ने के बाद मान लो आप इसको एक छोटे से बल्ब के साथ भी जोड़ चुके हो, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये करंट निकालेगा ना, हां बिल्कुल सही बात है। और ये करंट जब निकालेगा तो इस छोटे से रेजिस्टेंस में से भी तो, यानी इलेक्ट्रोलाइट में से भी तो चार्ज गुजरेंगे, और जब गुजरेंगे तो ये आर भी तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालेगा कि नहीं। मतलब आप ये सोच रहे हो कि आपने ला करके बल्ब जलाया है ना, इधर देखो, आपने ला करके मान लो 2 वोल्ट था, आपने लाके बल्ब जलाया तो बल्ब पे कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा। अजी हां आ जाएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये आपकी गलतफहमी है। दिस इज गलतफहमी, दिस इज गलत फैमिली, फैमिली नहीं सॉरी फहमी, ये आपकी गलतफहमी है कि 2 वोल्ट लगाया तो 2 वोल्ट आ जाएगा। नहीं होगा ऐसा। असल में ये होगा कि ये तो 2 वोल्ट ही कोशिश करेगा डालने की, तो इस मारे करंट चलाएगा अपने अंदर, है ना, इस चक्कर में अपने अंदर क्या चलाएगा? करंट चलाएगा, और करंट तो पूरा सब जगह घूमेगा, तो करंट तो इसके थ्रू भी जाएगा भाई। और जब करंट इसके थ्रू जाएगा तो यहां पर भी तो पोटेंशियल गिरेगा, आई छोटा आर। तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता ही है कि इस 2 वोल्ट का कुछ हिस्सा, 0.1 वोल्ट हिस्सा यहां गिरता है, गिरता ही गिरता है, और बाकी का फिर इस बल्ब के क्रॉस गिरता है कितना? 1.9 वोल्ट। समझ गए? तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि 2 वोल्ट का 2 वोल्ट मिल जाएगा, जी हां मिलेगा आपको, अजी हां। 2 वोल्ट जोड़ा 2 वोल्ट मिल जाए, अजी हां, गलतफहमी है आपकी है। 2 वोल्ट जोड़ने पर यहां 1.9 वोल्ट ही मिलेगा, बाकी कहां गया सर 0.1 वोल्ट? वो ये छोटी आर खा गई। ये छोटी आर कहां से आई थी सर? छोटी आर यहां से आई थी। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस और मॉलिक्यूल्स भी लड़ भिड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, समझे ना? तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है हमेशा सेल में, जो खा जाती है। तो कभी भी सेल से निकल के वो बाहर आ ही नहीं पाती। जो लिखा होता है वो कभी नहीं मिलता जो लिखा हुआ है वो कभी नहीं मिलेगा। 2 वोल्ट लिखा है तो वो ईएमएफ लिखी हुई है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है वो। समझ में आया? तो अगर आप मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लेकर के आए हो, तो क्या आप 10 वोल्ट दिलवा पाओगे किसी डिवाइस को? नहीं दिलवा पाओगे, क्योंकि उस सेल के अंदर ही कुछ वोल्टेज खा जाएगा, अंदर ही खा जाएगा। तो सर ये अंदर तो हमेशा खाते रहना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर ये अंदर तो हमेशा खाते रहना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हो कि डिस्कनेक्टेड स्टेट में भी खाएगा? नहीं, डिस्कनेक्टेड स्टेट में कैसे खाएगा? करंट ही नहीं है जब। भाई करंट तो तब चलेगा ना जब सर्किट पूरा होगा। समझ बात को, करंट तो तब चलना चाहिए ना जब सर्किट पूरा होगा। तूने जोड़ा ही नहीं सर्किट से, तूने जोड़ा ही नहीं सर्किट से। ओपन सर्किट है भाई, लिखा हुआ है, देख पढ़ देख क्या लिखा है ऊपर, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब तूने जोड़ा ही नहीं भाई, तूने जोड़ा ही नहीं भाई। ये ले,
ये ले, जोड़ा ही नहीं तूने, कहीं से नहीं जोड़ा इसको, कहीं से नहीं जोड़ा, तो करंट चलेगा क्या? नहीं। और करंट नहीं चलेगा अगर करंट ही नहीं है भाई, करंट जीरो है, करंट क्या है? जीरो है, करंट इज जीरो, करंट इज जीरो। जब करंट जीरो है तो आई आर कितना होगा बता? V इज इक्वल टू आई, छोटा आर होता है ना, आई ही जीरो है, आर कुछ रहे तो रहे, कुछ V नहीं गिरेगा यहां पे। बात को समझ रहा है? बात को समझ रहा है? ओपन सर्किट में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं करती, समझ लीजिए इस बात को, समझ लीजिए इस बात को। इंटरनल रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द चार्ज फ्लो। अबे चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, काहे की इंटरनल रेजिस्टेंस? क्या बात समझ रहे हो? काहे की इंटरनल रेजिस्टेंस अगर चार्ज फ्लो ही ना करे तो? चार्ज फ्लो के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट, जो घुले हुए आयंस हैं सॉल्ट के, किसको रोक रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रोक। इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा जी, मैं चल ही नहीं रहा, किसको रोकेगा? मैं अपने घर बैठा हूं, मैं अपने घर बैठा हूं, लड़ाई नहीं हो रही किसी से, किसी से लड़ी नहीं रहा है, क्यों? घर में बैठा है, अपने कमरे में बैठा है, घर वालों से भी नहीं हो रही, नहीं कमरा बंद कर रखा है अंदर से, तो किससे लड़ेगा? किसी से नहीं। फोन पे लड़ेगा, फोन भी बंद कर रखा है, चलो समझ गया ना बात को? तो इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा है, करंट ही नहीं है। जब करंट नहीं होगा, समझ लीजिएगा भाई, जब करंट ही नहीं है, आई ही जीरो है मान लो, है ना, यानी यहां पर कोई लोड नहीं है, यहां पर कोई लोड है ही नहीं, करंट ही जीरो है, तो इस आर में से कौन सा करंट गुजरेगा? कोई करंट नहीं गुजरेगा, तो यहां पर वोल्टेज नहीं आएगी कुछ भी। तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो इसकी ईएमएफ जो है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तब जो इसकी ईएमएफ यानी जो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, वही तब दिखेगा आपको। क्या बात समझे भाई? एक गाड़ी है, वो गाड़ी आप लेकर के आए जिसकी 18 वाली माइलेज थी, आपने उसे चलाया ही नहीं, आपने उसे चलाया नहीं, खरीद के लाके घर पे रख दिया बस। अब कोई भी आ रहा आपके घर में, हाँ जी गाड़ी लिया नहीं, हाँ जी क्या बात है जी, क्या मिठाई खिलाओ जी, मिठाई, हाँ जी मिठाई खाओ, बर्फी खाओ, बिल्कुल आ जाओ जी, मिठाई खिलाई उसको, हाँ जी माइलेज कितनी है? 18 देती है जी। अच्छा चलाई थी आपने? नहीं चलाई तो नहीं है, वो तो बताया था उसने कि 18 देती है तो यही बात हो गई ना, समझ गए ना भाई? चला ही नहीं रहे हो गाड़ी को, तो यही वही वाला खेल है ये। सेल ले तो आए लेकिन चला के देखा ही नहीं, कनेक्ट तो किया ही नहीं अभी, ठीक है ना? तो ये कहानी है, समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ, इसी को ईएमएफ कहते हैं, और इस ईएमएफ को डिनोट करते हैं ई से, ई, इस ईएमएफ को डिनोट करते हैं ई से, ठीक है? वैसे मैं ये छ लग रहा होगा आपको छ, लेकिन मैं ऐसे ही बनाता हूं इसको स्टाइल से, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे ही बनाता हूं स्टाइल से, वैसे ई बनाना चाहिए, ई ऐसा, ठीक है, लेकिन मैं स्टाइल से ऐसा बनाता हूं इसको, ठीक है, मेरी मर्जी, माई रूल माई चॉइस माई लाइफ, मह रूल्स, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही बनाता हूं, ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा करे वैसे ही बना सकते हो। एक्चुअली मेरे गुरुजी ऐसे बनाते थे, जिन्होंने मुझे फिजिक्स सिखाई है वो ऐसे बनाते थे, तो मैं भी ऐसे ही बनाता हूं। अब आपको जो मानना हो मानो, मेरी जिंदगी तो निकल गई, तुम देखो अब तुमने क्या करना है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो आगे से अपने माइंड में हमेशा ये चीज रखिएगा कि सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। कोई भी सेल, दोबारा से बना रहा हूं देख, कोई भी सेल, कोई भी बैटरी, कोई भी सेल हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक ईएमएफ, दूसरा छोटा आर, है ना? ईएमएफ को ई से दिखाते हैं और इसको छोटा आर ऐसे दिखाते हैं। दोनों चीजों से मिलकर के हमेशा एक सेल या एक बैटरी बनी होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, ईएमएफ भी होती है, ठीक है ना? और जब करंट नहीं चल रहा होगा तो ईएमएफ ही फिर रानी है, ईएमएफ ही फिर राज करेगी, समझ गए ना? लेकिन जिस दिन आपने इसको चलाना चालू कर दिया, किसी लोड के साथ आपने जोड़ना चालू कर दिया इसको, है ना, आरएल जोड़ दिया आपने, उस दिन से फिर ईएमएफ अपना काम नहीं करेगी, फिर तो डिस्चार्ज हो जाएगा सर्किट, यानी सर्किट खत्म, मतलब बैटरी खत्म होना चालू हो जाएगी धीरे धीरे, है ना? मतलब ईएमएफ तब काम नहीं करेगी, तब पोटेंशियल डिफरेंस काम करना चालू कर देगा और वो कम ही होगा, ईएमएफ से कम ही होगा। ईएमएफ रानी है एक्चुअली में, लेकिन वो तब तक की रानी है जब तक कहीं से जुड़ती नहीं है, वो किसी से जुड़े ना, तब तक वो ईएमएफ ही है। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ठीक है ना? तो मैं लिख देता हूं, when I is 0, R यानी छोटा r has no role to play, has no role to play, कोई खेल नहीं है खेलने को। जब करंट नहीं है तो छोटा r कुछ नहीं कर सकता, और छोटा r कुछ नहीं कर सकता तो पोटेंशियल डिफरेंस ही यानी वोल्टेज ही क्या बन जाती है? ईएमएफ बन जाती है, वोल्टेज ही ईएमएफ बन जाएगी तब, समझ गए ना? लेकिन अगर इस आर का कुछ रोल होता तो फिर ये V छोटी हो जाती ई से, यानी ई ही हमेशा बड़ी रहेगी क्योंकि वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। आइए इसके केसेस लेते हैं अच्छे। सबसे पहला केस आता है इसका डिस्चार्जिंग सर्किट का केस, ठीक है ना? अभी मैं तीनों केस लेके बताऊंगा आपको, कब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है,
कब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा होता है? हां, बड़ा भी होता है। और कब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से छोटा होता है? सबसे पहले बात करते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट की। बहुत आसान है, सुनिएगा सुनिएगा। देखो, मान लो, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। अभी भी कुछ कच्चा समझ में आएगा तो पक्का हो जाएगा, टेंशन ना लें आप, ठीक है ना। अभी चलेगी क्योंकि ईएमएफ की बातें लंबी चलनी है अभी, ठीक है। तो बेटा ये सेल दिखाया जा रहा है, इसको दिखाते हैं ई से, ईएमएफ है। ये है हमारा छोटा आर, ठीक है, छोटा आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। इन दोनों को मिला करके हमारा सेल बना हुआ है ना। इन दोनों को मिलाकर के ही हमारा सेल बना हुआ। मैंने सेल भी बना के आपको दिखा दिया कि भाई ये है हमारी, ये हमारा सेल, ठीक है ना। और अब ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? किसी लोड के साथ, है ना। ये किसी लोड के साथ जुड़ा हुआ है, ये रहा बड़ा सा रेजिस्टेंस कोई दिखा दिया, आर एल बोल दिया या कैपिटल आर भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ठीक है जी, बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे टोटल करंट दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊं? तो सर ये बैटरी है और बैटरी में से करंट ऐसे बाहर आ रहा होगा। हाँ सही बात है, ऐसे जा रहा होगा, यहां से ऐसे 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 और ऐसे, सही है, बढ़िया ना। ऐसे करंट जा रहा होगा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, अगर मुझे करंट निकालना हो तो मैं क्या करता हूं? सर ऊपर आप रखते हो पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे आप रखते हो टोटल आर, नीचे आप रखते हो टोटल रेजिस्टेंस। ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे टोटल रेजिस्टेंस। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस की बात किसके साथ जुड़ी है? तो हमने ईएमएफ को लेकर के आए सीन में, ईएमएफ आपको समझाया। तो करंट, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो क्या लिखोगे? ईएमएफ लिखोगे, ठीक है। और नीचे टोटल आर लिखना है। तो भाई देखो ये दोनों सीरीज में ही है, ये एक ही तार में है दोनों, चेक करो चेक करो, ये एक ही तार है पूरी, है ना। तो ये छोटा आर बड़ा आर ये एक ही तार में है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे E डिवाइड बाय R प्लस आर। क्या कोई दिक्कत? तो जो करंट चल रहा है वो ऐसे निकल सकता है, नहीं निकल सकता क्या? नहीं निकल सकता क्या? निकल सकता है। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E डिवाइड बाय R प्लस आर। ये बड़ा आर कौन सा है? लोड जो बाहर जोड़ रखा है। और ये छोटा आर कौन सा है? इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी के अंदर होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, आयंस की मूवमेंट के कारण से जब आयन रोकते हैं तो उस वजह से छोटी आर आती है, ठीक है ना। ऊपर ईएमएफ आ गई जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो सकती है हमारी, ठीक है। पर आप एक बात बताओ, क्या हमको ये पता है, क्या हमको ये पता है कि मैंने अगर इस पॉइंट को ए लिया है और इस पॉइंट को बी लिया है तो ये वाला पॉइंट भी ए ही होगा? सही कह रहे हो सर। और ये वाला पॉइंट भी बी ही होगा? हां सर, ये बात भी आपकी सही है ना, क्योंकि बीच में कोई और तो है नहीं। भाई यहां कोई बीच में अगर होता, देख यहां अगर बीच में कोई होता तो मैं कहता कि नहीं भाई ये बी नहीं होगा, है ना। पोटेंशियल पॉइंट वाला तरीका याद है ना, तो ये बी है, सही है, ठीक है, बढ़िया। आप एक बात बताओ, जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, अभी मैंने एक शब्द जोड़ा है टीपीडी, एक शब्द जोड़ा है टीपीडी। टीपीडी की फुल फॉर्म होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पूरा लिख देता हूं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब सर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो इसके कोनों पर है, इसके कोनों पर, सेल के कोनों पर जो होता है। सेल का एक कोना जो कि ए है और सेल का दूसरा कोना जो कि बी है ना। भाई ये ए है ना पूरा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ए ए ए ए ए ए और बी 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 बी। बढ़िया। एक बात बताओ, सोच के बताना, जो भी इसका ए बी है, माने जो भी इसका टीपीडी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वही इस आर के अक्रॉस नहीं आया हुआ? क्या देखो, ये भी बी है और ये भी ए है। सोच के बता, सोच के बता, क्या वी ए बी जो आर के अक्रॉस है ना, अक्रॉस आर, अक्रॉस आर, क्या वो वी ए बी अक्रॉस सेल नहीं है क्या? सोच के बताइए जरा, सोच के बताइए जरा, दोनों बातें सोच के बता भाई। बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ रहा है, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस चक्कर इनके अक्रॉस है कि नहीं? हां सर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो इसके टर्मिनल्स पर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये, टीपीडी का मतलब यही है। टर्मिनल, कौन से टर्मिनल? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वही इसके अक्रॉस आया कि नहीं आया? आया है सर, आया है सर, आया है। तो सुंदर कर दूं थोड़ा इसको,
आया है तो इतना समझ कि हम अब ट्राई करेंगे किसी तरीके से हमारा टीपीडी निकल के आ जाए, यानी वी ए बी या फिर वी अक्रॉस सेल, इसी को टीपीडी बोलते हैं। कोई आपसे पूछे टीपीडी क्या है तो ये इसकी डेफिनेशन आप ये लिखोगे, इट इज द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर्ड बाय अ सेल। तो एक्चुअल कितना होगा, ईएमएफ तो वो कभी देता नहीं, ईएमएफ तो वो कभी देता ही नहीं है। एक्चुअल कब देगा, जब करंट चलेगा, और जब करंट चलेगा तो वो ई नहीं दे पाएगा। तो सर वो क्या देगा, आओ निकाल के दिखाते हैं, आइए निकाल के दिखाते हैं कि वो क्या देगा। देख बेटा ये ए है, हां, उसके बाद ये बैटरी है, मतलब ये ईएमएफ है ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और उसके बाद ये बी है। क्या ऐसा ही है, बताओ मुझे भाई, क्या ऐसा ही है? हां सर सेल तो ऐसा ही है, सेल तो ऐसा ही है सर, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा करंट कैसे चल रहा है इसमें, क्योंकि ये एक डिस्चार्जिंग सर्किट है तो करंट ये सप्लाई कर रहा होगा, यही सेल करंट को क्या कर रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा। हां सर सही कह रहे हो, करंट को ये सप्लाई कर रहा है। देखो करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट को सप्लाई कर रहा है, करंट को सप्लाई कर रहा है, तो यानी करंट ऐसे है, इसमें ऐसे है आई, ऐसे है आई, ऐसे है आई। क्या समझ में आ रहा है, करंट ये सप्लाई कर रहा है। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है करंट का सप्लायर है ये। डिस्चार्जिंग सर्किट मींस करंट इज सप्लाइड बाय सेल। सेल जो है करंट को सप्लाई कर रहा है, करंट को दे रहा है, तो ये देते हुए तो बाहर ही निकालेगा ना भाई, अपने मुंह से बाहर निकाल रहा है करंट को। समझ में आ गया, आ गया, ठीक है। आइए जरा इसका टीपीडी लिख के दिखाता हूं आपको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर पोटेंशियल होगा वीए, हां सर सही कह रहे हो, वीए होगा, वीए है ना। और हम यहां से उल्टा जा रहे हैं, ऐसे इधर ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम इधर को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आ जाओ, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इधर को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, करंट की दिशा में ट्रैवर्स कर लो, चलो खुश रहो, है ना। करंट की दिशा में ट्रैवर्स करना आपको अच्छा लगता है तो करंट की दिशा में कर लो, मुझे तो अच्छा लगता है, करंट की दिशा में ट्रैवर्स करते हैं। तो भाई सबसे पहले यहां पर कौन आया सर, वीबी आया, वीबी, ठीक है। इधर से चालू कर रहा हूं, वीबी, वीबी, इधर से इधर चलो तो सर ये ड्रॉप आएगा, करंट घुस रहा है इसमें तो ये ड्रॉप आएगा, तो ये आ गया माइनस आई आर, आ गया ना माइनस आई आर। और ये नेगेटिव से सर पॉजिटिव जा रहा है, यानी स्टेप अप, इधर से इधर चल रहे हैं, करंट की दिशा में ही जा रहे हैं, तो यहां से माइनस आई आर आया और यहां से हुआ स्टेप अप, स्टेप अप हुआ तो सर प्लस ई, प्लस ईएमएफ लगाएंगे, हां, और फिर यहां से यहां पहुंच जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये है वीए के बराबर। आया कि नहीं आया, किसके बराबर है, वीए के। यहां से यहां चल के आए, एंड में वीए मिला तो वीए के बराबर कर लिया इसको, सही बात है ना। अब सुन, वीबी को उधर भेज दे तो सर ये हो जाएगा वीए माइनस वीबी, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको आगे पीछे कर ले, ये हो जाएगा ई माइनस आई आर। मुझे बता क्या वीए माइनस वीबी ही डेल्टा वी है, डेल्टा वी ए बी है? हां सर, हां सर बिल्कुल। और क्या यही टीपीडी है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, इसके अक्रॉस, सेल के अक्रॉस जो वी ए बी बना हुआ है वही 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 तो टीपीडी है, वही तो टीपीडी है बेटा, जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है वही तो वीएबी है। यानी भाई वीएबी क्या आ गया, मतलब सर ये वोल्टेज क्या आ गई, वोल्टेज आ गई ई माइनस आई आर। यानी भाई ईएमएफ आपको पूरी नहीं मिलेगी कभी भी, चेक कर लो, ई में से आई आर माइनस हो रहा है ना। क्या बात समझ में आ रही है, ई में से आई आर माइनस, ई एग्जैक्ट नहीं मिलेगी आपको कभी भी, कभी नहीं मिलेगी, ई आपको एग्जैक्ट कभी नहीं मिलेगी। ई में से देखो आई आर माइनस ही होगा डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर, तब जाके आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी। इसे हम लोग बुलाते हैं टीपीडी। ये है टीपीडी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज हो रही हो बैटरी, यानी बैटरी पावर सप्लाई कर रही है, जब बैटरी करंट सप्लाई करती है तब लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया क्या हो रहा है। ई एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, उसमें से आई आर माइनस होकर ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस देखो, इसका एक स्पेशल केस देखो बेटा, V किसके बराबर है सर, ये E माइनस आई आर के बराबर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्पेशल केस ये कहता है, सुनिएगा, स्पेशल केस ये कहता है कि भाई आप ना ओपन सर्किट मान लो, ओपन सर्किट मान लो, मतलब
ओपन सर्किट मान लो यानी करंट को जीरो मान लो। अच्छा, वही वाली कहानी कि मतलब अभी हम सेल खरीद के लाए हैं। हाँ, वही वाली कहानी कि अभी बिरजू इलेक्ट्रीशियन भैया से हम सेल खरीद के लाए हैं, तो अभी कहीं कनेक्ट नहीं कर रखा, डिसकनेक्टेड स्टेट है। ओपन सर्किट का मतलब होता है डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड सेल है। और डिसकनेक्टेड सेल होगा बेटा तो आप ये देखो कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर जो होता है, इसमें I को अगर आप जीरो पुट कर दोगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस जीरो आर विच बिकम्स जीरो, और V बन जाएगा E के बराबर। V बन जाएगा E के बराबर, समझ गए ना। तो भाई जो TPD है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वही EMF के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये कब बराबर हो रहा है? जब करंट नहीं चल रहा, यानी किसी काम का नहीं है ये। इसका इसके बराबर होना किसी काम का है क्या? नहीं भाई, कोई काम का नहीं है, फालतू चीज है ये। इसके बराबर आना किसी काम का हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या क्लियर है आपको? क्या बात समझ में आई? ठीक है, क्या मैं समझा पाया आपको बात को? ठीक है, कि ओपन सर्किट जब भी होगा डिसकनेक्टेड स्टेट ही होगी। ठीक है ना, यही एक स्पेशल केस इसका बनता है, और कोई 1 का 2 नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, समझ में आ गया ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर ये चलता है। ठीक है, अब इधर आओ, इधर आओ। मान लो एक ग्राफ है, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। ठीक है, ये ग्राफ है V का और I का, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD और करंट के बीच का ग्राफ है ये। करंट के बीच का ग्राफ है ये। कैसे बनेगा ये ग्राफ? मैं दिखाता हूं, देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? कि V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। सही बात है सर। क्या ये एक लाइन की इक्वेशन में लिखा जा सकता है? चेक करते हैं, चेक करते हैं। हम जानते हैं Y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी जाती है। थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? mx आगे, c पीछे, है ना। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, क्या y एक्सिस पर हमने v को रखा हुआ है? चेक करो। हां सर, सही कह रहे हो, y एक्सिस पे हमने v को रखा हुआ है। क्या x एक्सिस पे हमने i को रखा हुआ है? बिल्कुल रखा हुआ है। अच्छा, तो यानी कि मैं इसको थोड़ा सुधार के लिख लेता हूं। एक काम करता हूं, थोड़ा सा सुधार लेते हैं इसको। y को v लिख लेते हैं, ये e है और ये माइनस आर आई, ऐसे लिख लेता हूं इसको। अब ठीक है, एक ही बात है ना, आई आर लिखना या आर आई लिखना, दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो चेक करो एक बार, चेक करो। क्या y एक्सिस पर v है? हां सर, y एक्सिस पे v है। क्या x एक्सिस पे i है? हां सर, x एक्सिस पे i है। तो ये इंटरसेप्ट और स्लोप क्या बन गए भाई? अगर y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे i है, तो हमारा स्लोप जो कि m होता है ना, जो m है वो हमारा स्लोप है, और वो किसके बराबर आ रहा है बेटा? वो आ रहा है माइनस ऑफ r के बराबर। जो स्लोप है वो नेगेटिव r के बराबर आ रहा है, ये मतलब हुआ इसका। जो स्लोप है वो नेगेटिव r के बराबर आ रहा है, और जो इंटरसेप्ट है, यानी जो c है इंटरसेप्ट, वो आ रहा है ईएमएफ के बराबर। इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट बोलते हैं ना इसको, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट आ रहा है प्लस ई के बराबर, है ना। ई तो प्लस ही है ना हमारा, ई तो हमारा प्लस ही है ना जी, तो उसके बराबर ये आ रहा है। तो इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें? अब सबसे पहले ये देखो कि स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? घटता हुआ स्लोप है, गिरता हुआ, ऐसे स्लोप दिखाना है आपने, ऐसे, ठीक है ना। और y इंटरसेप्ट ही होता है ये तो इंटरसेप्ट y का है, y इंटरसेप्ट है ये है प्लस ई, यानी y एक्सिस पर आपको प्लस ई दिखाते हुए चालू करना, यानी दिस इज प्लस ई, और यहां से चालू होगा ग्राफ, घटते घटते नीचे आएगा और जीरो हो जाएगा। समझ गए ना। ये देखो नेगेटिव स्लोप है ना, हम इसे बोलेंगे m इज माइनस आर, यानी नेगेटिव स्लोप है। जब भी कभी नेगेटिव स्लोप होता है, गिरता स्लोप होता है हमेशा, गिरता स्लोप होता है हमेशा, है ना। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, आपको ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं भी आई ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे सिर्फ बुद्धि से सोच के इतना बताना, दिमाग से सोच के इतना बताना, जब आप सेल लेकर के आए थे तब आपने कनेक्ट भी नहीं किया था, माने तब करंट क्या था? जीरो। और जब करंट जीरो था तब उसका कितना टीपीडी होना चाहिए था, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाना चाहिए था? सर ईएमएफ के बराबर। तो यही तो हो रहा है, देख जब करंट जीरो है, देख यहां पर करंट हो गया जीरो, यहां करंट जीरो है, जब करंट जीरो है तब ये मैक्सिमम ईएमएफ दिखा रहा है।
उसके बाद जैसे जैसे करंट बढ़ता गया 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 बढ़ता गया, IR की संख्या बढ़ती गई। ये देख, जैसे जैसे, यहां देखियो, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा IR बढ़ेगा, और IR बढ़ेगा तो E में से कुछ बड़ी चीज घटनी चालू हो जाएगी, तो V क्या करेगा, V घटना चालू हो जाएगा। नहीं समझ में आई ये बात? ये समझ में आई बात कि नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं कि भाई यही सब कुछ बता रहा है आपको, ये कहानी आपको सब कुछ बता रही है, ये वाली। ये कह रहा है जब बेटा आई बढ़ाता रहेगा, देख तू आई बढ़ा रहा है, जब तू ऐसे जा रहा है तब तू करंट को बढ़ा रहा है, और जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है देख ग्राफ गिरना चालू हो गया। करंट के बढ़ाने से ग्राफ गिरे जाए गिरे जाए गिरे जाए और एक टाइम पे आके जीरो हो जाए। ऐसा ही हो रहा है ना? तो जब बेटा तू करंट को बढ़ाएगा ना, तो ये आई इंटू आर की वैल्यू भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो ईएमएफ में से कुछ बड़ी चीज घटनी चालू होगी। मतलब मान लो ईएमएफ 10 थी तो पहले उसमें से 1 माइनस हो रहा था, फिर 10 में से 2 माइनस होगा, वैल्यू और कम हो गई। 10 में से 3 माइनस हो तो वैल्यू और कम, 10 में से 4 माइनस हो तो वैल्यू, 10 में से 5 माइनस हो तो वैल्यू और, 10 में से 6 माइनस हो तो वैल्यू और कम, 10 में से 8 माइनस हो तो और कम, 10 में से 10 माइनस हो जाए तो जीरो। जीरो, इसका मतलब सेल खत्म, इसका मतलब बैटरिया निकल ली। समझ गए बात को? क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या क्लियर है आपको? क्या ये ग्राफ समझ में आया? ग्राफ को बनाया मैथमेटिकली है मैंने, क्योंकि मैथमेटिकली ही सिखाया जाता है इस चीज को बनाना 11th क्लास से, ठीक है? तो मैंने वही सब यूज किया है और उसी से ग्राफ मैंने बनाया है। खैर, बाकी आप लॉजिकली भी समझ सकते हो, दोनों तरीकों से मैंने समझाने की ट्राई करी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है बेटा, वो आती है चार्जिंग सर्किट। ये इसका उल्टा है, डिस्चार्जिंग का उल्टा चार्जिंग। अब भाई आप चार्ज भी कर सकते हो, बिल्कुल। देखे नहीं आपने, चार्जेबल बैटरीज आती हैं, बच्चे पूछते हैं सर ये बैटरी चार्जेबल वाला क्या, चार्जेबल बैटरी कैसे काम कर रहा है? चार्जेबल बैटरी कुछ नहीं है, उसमें करंट घुसाते हैं बस। बैटरी में जब करंट घुसा दिया जाता है तो वो चार्जेबल बैटरी होती है, और कुछ नहीं है। चार्जिंग कैसे करते हैं सर्किट की, जरा देखो, आ जाओ आ जाओ, ये भी देखो चार्जिंग कैसे करेंगे सर्किट की। ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल हो गया, ये ए है, ये बी है। मैंने आपसे ये बोला कि जब आप करंट ऐसे दिखाओगे, ऐसे ऐसे बाहर आता हुआ, ऐसे बाहर आता हुआ, ऐसे बाहर आता हुआ, ऐसे बाहर आता हुआ करंट, तो इसको डिस्चार्जिंग बोलेंगे, क्योंकि ये करंट सप्लाई कर रहा होगा, तब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। लेकिन अगर मैं करंट ऐसे दिखाऊं तो कैसे सर, कैसे सर, ऐसे 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 दिखाऊं तो, ऐसे दिखाऊं तो, ऐसे दिखाऊं तो, ऐसे दिखाऊं तो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बैटरी चार्ज हो रही है, इसका मतलब हम चार्ज कर रहे हैं सर्किट को, ठीक है ना? तो यहां लिखूंगा क्या, करंट इज सप्लाइड टू सेल। सेल को सप्लाई हो रहा है करंट। पहले क्या था, करंट सप्लाई सेल के द्वारा हो रहा था, अब सेल को करंट मिल रहा है। कहां से मिल रहा होगा? होगी कोई बड़ी बैटरी, तुम्हें क्या, तुम्हें क्या होगी कोई बड़ी बैटरी, होगा बाप इसका, कोई होगा कोई इसका बड़ा बाप, दे रहा होगा करंट इसको, तुम्हें क्या, तुम्हें क्या टेंशन। समझ गए ना? कोई बड़ी बैटरी ही छोटी बैटरी को चार्ज करती है, ये बात सीधी समझ लो, ठीक है ना? ये बात तुम सीधी सीधी समझ लो, बढ़िया। अब चालू करें, ठीक है? तो हम आए हैं क्या निकालने, टीपीडी निकालने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, और वो होता है VA माइनस VB। सही बात है कि नहीं? तो VA माइनस VB के लिए इक्वेशन लिखते हैं। आ जाओ आ जाओ, टीपीडी यानी VA माइनस VB निकालें। स्टार्ट कहां से करें भाई? करंट की दिशा में ही चलते हैं, सुखी रहते हैं हम, ठीक है ना? तो यहां से स्टार्ट करते हैं A से, ठीक है जी। तो VA लिख लिया आपने, सबसे पहले VA लिखा। अब इधर चलो चलो चलो, बैटरी का पॉजिटिव मिला फिर नेगेटिव मिला, यानी सर ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप हुआ है तो ईएमएफ ड्रॉप, ज्यादा लंबी पूंछ बन गई इसकी, ईएमएफ ड्रॉप हुई है, हां सर ड्रॉप हुई है। उसके बाद फिर आई आर में घुसा, सर फिर ड्रॉप हुई है, हां फिर ड्रॉप हुई है, तो आई इंटू छोटा आर हो गया, आई इंटू छोटा आर हो गया, फिर ड्रॉप हुई है। फिर चलते 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 कहां तक पहुंच गए आप? बी तक पहुंच गए, तो इक्वल टू क्या आ गया बेटा? वी बी क्या आ गया? इक्वल टू। बढ़िया हो गया मामला, कोई दिक्कत नहीं सर। केवीएल लगाया, हाँ केवीएल ही है, और क्या है, ठीक है? वीबी को उठाओ यहां ले जाओ, इन दोनों को उठा के वहां ले जाओ, क्या बन गया? ये बन गया सर VA
माइनस वीबी इज इक्वल टू ई बी प्लस का और आई आर बी प्लस का। ओ माई गॉड, यानी सर आप यह कहना चाहते हो कि जितना भी ईएमएफ था अब उसमें कुछ ऐड होने लगा। हां, इसी को कहते हैं चार्ज करना। ईएमएफ जितनी भी है बैटरी की, अब उसमें आईआर जुड़ रहा है। हां, आईआर जुड़ रहा है। यही है आपका वीएबी यानी डेल्टा वी यानी टीपीडी ई प्लस आई आर। चार्जिंग सर्किट के लिए ये होता है बेटा, चार्जिंग सर्किट के लिए ये होता है ई प्लस आई आर। चार्जिंग सर्किट के लिए यही होता है ई प्लस आई आर। जब भी चार्ज करोगे ई प्लस आई आर, डिस्चार्ज करोगे ई माइनस आई आर। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? बढ़िया। और फिर से वही बात करता हूं, मान लो बैटरी कनेक्ट ही नहीं है, स्पेशल केस, फिर से वही स्पेशल केस की बात कर लो। मान लो बैटरी कनेक्ट ही नहीं है। अबे कनेक्ट नहीं है तो बात ही क्या कर रहा है? आई जीरो है, आई जीरो है तो बेटा वी और ई आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। क्या ऐसा कभी हो सकता है? हाँ हो सकता है जब करंट ना हो तो, लेकिन वो आपके किसी काम का है क्या? नहीं, नॉट यूजफुल, नो यूज, हमारे किसी काम का नहीं है। क्लियर है? ये है चार्जिंग सर्किट। इसमें कुछ रह तो नहीं गया बताने वाला? एक मिनट रुक जाओ जरा, एक बार रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, पहले सारी बातें हो चुकी है ना, इसलिए इसमें कुछ खास नहीं है और बताने को। और बस एक मैं आपको ग्राफ बता दूं, अगले पेज पे बताता हूं। ग्राफ ऑफ चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग सर्किट का ग्राफ देखो जरा। हाँ भाई, V इज इक्वल टू क्या है? E प्लस आई आर है। सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो। तो क्या मैं इसको ठीक करके ऐसे लिख दूं, V इज इक्वल टू E प्लस आर आई, क्योंकि मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूंगा इसको। हाँ सर ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या बात है सर, यानी सर y एक्सिस पर आप v रखोगे? हाँ रखूंगा। x एक्सिस पर आप i रखोगे? हाँ रखूंगा। तो हम स्लोप को यानी m को प्लस r बोल दें? हाँ जी, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। और सर y इंटरसेप्ट को माने c को प्लस ई बोल दे? हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा, देख, यहां आई, यहां वी, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट पर ई बनाना है, ठीक है भाई, तो ये प्लस ई हो गया। और स्लोप प्लस करना है, स्लोप प्लस करना है मतलब स्लोप ऊपर लेके जाना है। अरे मतलब सर आप ये कह रहे हो ये ऐसे जाएगा? हाँ भाई ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, समझ गए ना। प्लस ई से लाइन चालू हुई है, प्लस ई से। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि वाई पर आपने इंटरसेप्ट मारा है, वाई, यह वाई इंटरसेप्ट है, दिस सी इज वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई पर आपने स्टार्ट किया है और वहां से स्लोप ऊपर जा रहा है। भाई स्लोप ऊपर जा रहा है तो ऐसे जाएगा, है ना, पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है। आ गया समझ में? ठीक, ध्यान रहेगा, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा और रह गया है, ठीक है ना। बस ये कॉम्बिनेशन तक करके खत्म करते हैं, ठीक है ना। और इसमें कोई डेरिवेशन ऐसा नहीं है तो टेंशन आप ना लें, ठीक है। देखो, सेल्स को कंबाइन करके सीरीज में जोड़ा जाता है, सेल्स को कंबाइन करके पैरेलल में भी जोड़ा जाता है, और दोनों की अपनी कहानियां हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो भाई, मान लो आपने सेल को जोड़ना चालू किया सीरीज में, ठीक है ना। ये रहा पहला सेल, ये इसका पहला रेजिस्टेंस, ये रहा दूसरा सेल, ये रहा इसका दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रहा तीसरा सेल, ये रहा तीसरा सेल, और ये रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड सो ऑन, चलता जाएगा, चलने दो, ठीक है ना। ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3, ये हो गया बेटा R1, R2, R3, ठीक है ना। और ये लगे ऑब्वियसली किसी लोड के साथ ही होंगे भाई, कोई ना कोई बाहरी लोड होना चाहिए, भयंकर लोड, तो इसको RL ले लो या कैपिटल R ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब अपनी अपनी छोटी छोटी बैटरियां लगी हुई है, यहां पे छोटी छोटी बैटरियां लगी हुई है, छोटी छोटी बैटरियां लगी हुई है, ठीक है। ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं, गंदी लग रही है, इसको हटा देता हूं, ठीक है। बस आप इतना ही देखो कि सेल लगे हुए हैं, 3 सेल लगे हुए हैं अभी सीरीज में, ठीक है, बढ़िया। अब आप 2 चीजें निकालते हैं, 2 नहीं 3 चीजें निकालते हैं यहां पे। एक निकालते हो ई नेट, कि भाई नेट ईएमएफ कितनी होगी इनकी, ठीक है ना, एक तो ये। दूसरा आप निकालते हो आर नेट, आर नेट के नेट आर कितना होगा इनका,
मतलब नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी इसकी, ठीक है ना। और फिर निकलती है टोटल आर, आर टोटल कितना होगा, उसमें लोड वाली भी आएगी, लोड भी लिखनी पड़ेगी, है ना। और फिर आप निकाल पाते हो टोटल करंट। ये चार चीजें आपको निकालनी होती है, समझ गए, आसान है, बहुत इजी है, देखते जाओ बेटा। ई नेट में तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है सीधी सीधी सारी ऐड ही होंगी, ठीक है ना। अब बच्चा पूछा अगर किसी का मुंह उधर कर दिया तो बस माइनस कर दियो कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक का मुंह मान लो इधर पलट दिया तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस कर देना, ठीक है ना। वो आएगा, केस टू केस बात करेंगे, वो अभी मोटी मोटी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ई नेट क्या होगा बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन टिल En, ऐसा ही लिखा जाएगा। हाँ, अगर En तक है तो, अभी तो 3 है वैसे, En तक हो तो सीधे सीधे आपने लिख देने हैं, ये डब्बा बंद, ये डब्बा बंद, पहला फॉर्मूला डन हो गया। ऐसा कोई डेरिवेशन है ही नहीं इसकी, मतलब क्या डेरिवेशन क्या करवाएं इसकी, कोई डेरिवेशन नहीं है इसकी, आपको बस लॉजिकली समझना है कि भाई आप सबको जोड़ रहे हो तो बस सारे सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आरनेट पर आते हैं, आरनेट, आरनेट पर आते हैं। आरनेट क्या होगा भाई, सारे आर जोड़ दो, छोटे छोटे आर हैं सारे, और सीरीज में तो कनेक्ट है, हाँ ना बोलो, अबे सीरीज में ही तो है, R1 R2 R3 सब सीरीज में ही तो है, तो बस ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn। ये हो गया भाई आरनेट, ये हो गया आरनेट, ठीक। अब बारी आती है आर टोटल की। आर टोटल में कौन कौन है, एक तो भाई ये सारे तीनों आर का आरनेट है, हाँ सर सही कह रहे हो, यानी सारी इंटरनेशनल्स ऐड होकर के आएंगी, हाँ। और एक हमारी लोड भी है जो काम में आएगी भाई, जिसके ऊपर हमने काम करना है, बल्ब हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ तो लोड लगाएगा ना, तो वो लोड आ गई कैपिटल आर। और करंट कैसे निकलेगा बेटा, तो करंट सर होता है पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी है टोटल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी ओम्स लॉ, है ना। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई नेट, तो ऊपर आएगा ई नेट और नीचे आएगा आर टोटल, यानी आर प्लस आर नेट। ये आ गया करंट नेट। क्लियर है बात, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई समस्या होगी, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी इसके अंदर, है ना। ऊपर ईएमएफ रखी, यानी टोटल वोल्टेज ऊपर रखी हुई है, टोटल रेजिस्टेंस नीचे रखी हुई है, उसमें ये वाला आर भी आके जुड़ेगा, क्योंकि इस पे ही तो करंट जाना है ना भाई, इसमें से करंट निकलेगा तो इसमें भी जाएगा। बढ़िया है, कोई टेंशन तो नहीं जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। स्पेशल केस सुन लो इसका एक बार, साइड में कर देता हूं, साइड में ही कर देता हूं इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस है भाई एन आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स। अब समझ गए बात को, सबके सब सेम ईएमएफ के हैं और एन वैल्यू के हैं, मतलब एन नंबर तक हैं। तो मुझे बताइए ईएमएफ कैसे लिखी जाएगी, ई नेट कैसे लिखोगे, तो सर ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन तक, ई ई ई ई ई ई ई चलता जाएगा एन तक, हाँ सर सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भाई सबको जोड़ देगा तो बेटा ई नेट क्या बन जाएगा, ई नेट बन जाएगा एन ई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ई नेट निकाल लिया, वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, मजा आ गई हो, मजा आ गई हो, ठीक है, मजा आ गई हो, मजा आ गई हो, ठीक है। अब आर नेट निकाल, आर नेट निकाल, आर नेट इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर डट 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 एन। भाई सारे आर ही होंगे ना, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब जुड़वे, सारे जुड़वे तुड़वे चुड़वे पचड़वे छवड़वे सतड़वे अटड़वे, माने सारे भाई हैं, सारे भाई हैं, सारे भाई हैं। तो फिर आर 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 चलता जाएगा, क्या बन जाएगा आरनेट, आरनेट क्या बन जाएगा एनआर, डब्बा बंद, वासरवा डब्बा बंद, ठीक है। फिर आर टोटल क्या बनेगा बेटा, सर आर टोटल बनेगा वही, एक तो लोड वाला और एक आरनेट, यानी आर प्लस एनआर, बिल्कुल सही है। और फिर नेट करंट क्या बनेगा, टोटल ईएमएफ कितनी है, एनी, एनी अपॉन में आर प्लस एनआर। क्या कोई दिक्कत बेटा, क्या ये तुम खुद नहीं कर सकते थे, कर सकते थे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, पर मैंने फिर भी आपको बता दिया। मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत होगी आपको, अगर एन आइडेंटिकल सेल्स आ गए तो कोई टेंशन है सच नहीं होगी। ये सारे फॉर्मूले मैंने सब एक जगह पर सब कुछ लिख दिया है, बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल भी है लेकिन वो मैं सोच रहा हूं अगली बार करवाऊं, कॉन्सेप्ट करवा देता हूं अभी, है ना। कॉन्सेप्ट करवा करके कुछ चीजें खिंचवा देता हूं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी कर पाए, ठीक है ना। कुछ थ्योरी आपके पास उससे पहले होनी चाहिए। पैरेलल पे आते हैं,
पैरेलल पे आते हैं। पैरेलल में देखो यार, जरा देखो यार, दो दो को ही लेके बात करता हूं, ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, दो को लेके बात करता हूं। मान लो आपने दो सेल कनेक्ट कर रखे हैं ऐसे पैरेलल में, ठीक, E1 R1 E2 R2, और इसको जोड़ रखा है आपने लोड, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ये वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। आपने दो सेल पैरेलल में लगा रखे हैं ऐसे, एक ही तरफ को मुंह है इनका, ठीक है। स्पेशल केस में बात कर लेंगे कि भाई उल्टे मुंह होंगे तो क्या होगा, उल्टे मुंह होंगे तो क्या होगा, है ना। अभी दोनों का एक ही तरफ को मुंह है, दोनों का एक ही तरफ को मुंह है। हटाओ इसको, गंदा लग रहा है ना, ये हट हट हट, ए हट, हटा दिया, ठीक है, बढ़िया। अब सुन, वही चार चीजें, ई नेट, आर नेट, आर टोटल, आई टोटल, ये चार ही चीजें निकालनी है। कितने बजे से? 10 मिनट लगेंगे। देखो चार चीजें, ई नेट, आर नेट, आर टोटल और आई टोटल, ये चार चीजें निकालनी होती है, ठीक है। ई नेट पे आ जाओ। सबसे पहले इसकी डेरिवेशन होती है केवीएल से, आपके सिलेबस में नहीं है तो टेंशन ना लें, आप कृपया करके टेंशन ना लें, ठीक है ना। केवीएल कैसे लगता है वो मैं आपको थोड़ा ऊपर से बताता हूं। इच्छा करे अगर अंदर से बहुत बड़ा कीड़ा हो अगर जो काट रहा हो तो आप ये कर सकते हो। एक लूप आप ये मानोगे, ये बड़े वाला, और दूसरा लूप आप ये मानोगे छोटे वाला, बस ये लगाओ और एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हो। आर को इक्वेट कर देना, उससे आप निकाल सकते हो कि ई नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा। खैर सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, सीधा आपको फॉर्मूला देता हूं, सीधा फॉर्मूला ही एनसीईआरटी में दे भी रखा है। फॉर्मूला ये है, लेकिन देख, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय E3 तो है ही नहीं, हट जा, कोई बात नहीं, आएगी तो समझ गया ना, आगे आगे बढ़ाना है। डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सर ये पूरा फॉर्मूला ई नेट का है क्या? हाँ, ये पूरा फॉर्मूला ई नेट का है, ये पूरा फॉर्मूला ई नेट का है भाई। तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं इसको डिराइव करवाने पे आया तो 20 मिनट लग जाएंगे। 20 मिनट की डेरिवेशन है और सिलेबस में है नहीं, तो मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता आपका। आप इसको सीधा सीधा याद करो, काम चल जाएगा। फिर से देख लो एक बार, ई नेट निकालना है, यानी इन दोनों का ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो E1 बाय R1 प्लस E1 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये फॉर्मूला है, ठीक। आरनेट पर आते हैं। आरनेट कैसे आएगा? अब आरनेट आपको पता है दो का ही निकालना आपने, और दोनों किस में? पैरेलल में है। हाँ, अरे वाह सर, क्या बात बताई, दोनों किस में है? पैरेलल में है, सही बात है। पैरेलल में अगर होते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, नीचे कर दो ऐड, शॉर्टकट, शॉर्टकट, ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, नीचे कर दो ऐड, शॉर्टकट, 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 बढ़िया बढ़िया। आर टोटल पे आते हैं। अब आपको पता है एक तो आर नेट आ ही गया यहां पे, उसके साथ सीरीज में आर टोटल होगा। हाँ, तो ये तो वैसे का वैसा ही, आर टोटल हमेशा वैसे ही रहता है भाई, आर प्लस आर नेट, ये तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा। और आई टोटल कैसे आएगा वो आप समझ गए, ऊपर ई नेट और नीचे आर प्लस स्मॉल आर नेट, ये आपका करंट आएगा। बढ़िया है मामला, कोई टेंशन तो नहीं। ई नेट ये रहा, इसको उठा के ऊपर न्यूमरेटर में रख, और इस आर टोटल को यानी बड़ा आर प्लस आर नेट को उठा के डिनोमिनेटर में रख, खत्म। मेन चीज है इसका स्पेशल केस। आओ स्पेशल केस दिखाते हैं आपको। टेढ़ी लाइन है, सीधी बनाऊंगा, सीधी। हैंग हो गया क्या? आपको पता 11th में बोर्ड हैंग हो गया था। उदय उदय पढ़ा रहा था, उदय, उसमें बोर्ड हैंग हो गया, उसे बोर्ड हैंग हो गया, क्लास ही बंद हो गई। 1 घंटा ही क्लास ले पाया था, क्लास ही बंद हो गई उसके अंदर। देखो स्पेशल केस क्या होगा। स्पेशल केस ऑब्वियसली n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल आर इक्वल, वगैरह वगैरह, सब समझ गए आप, ठीक है। एक बार ई नेट निकाल के देखते हैं, आपको कुछ जादू दिखाता हूं, आपको एक जादू दिखाता हूं, जादू। देखो देखो जरा, आइडेंटिकल है तो ई और आर सबका सेम होगा। हाँ सर सही बोल रहे हो। तो ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर एन बार, सही बात है सर, डिवाइड बाय 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर एन बार। ये भी सही है भाई, ये भी सही है।
मुझे बता निकल के क्या आएगा इसका टोटल, जरा देखो तो। ई नेट निकल के क्या आएगा, ये आएगा एन ई बाय आर न्यूमरेटर में, है ना, एन ई बाय आर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एन बाय आर। हो सर, ये तो एन बाय आर से एन बाय आर कट गया, मतलब ई नेट तो ई के ही बराबर आ गया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पैरेलल में मैं जितने भी सेल जोड़ लूं, नेट ईएमएफ ई ही आएगी, यानी किसी भी एक सेल की आएगी। हां, यही बोल रहा हूं। तू जितने मर्जी सेल जोड़ ले, अगर वो सब सेम वैल्यू के हैं ना, तो किसी एक ही वैल्यू से वो काम चल जाएगा जो सब सेलों से चल रहा था। नेट ईएमएफ ई ही रहती है पैरेलल में जोड़ने पर, अगर आइडेंटिकल जोड़े गए हैं तो। मतलब समझ, मुझे पता है तू अभी भी नहीं समझा, तू अभी भी बहुत चक्का है कि क्या हो गया, क्या बहुत चक्का, आंखें फट गई होंगी देख के, ई कैसे आ गया, ये ई कैसे आ गया, आंखें फट जाती हैं बच्चे की देख करके। लेकिन तू समझ मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने पैरेलल में 2 वोल्ट 1 ओम, फिर पैरेलल में 2 वोल्ट 1 ओम, फिर पैरेलल में 2 वोल्ट 1 ओम ऐसे लगा रखी हैं, तो इन सब का नेट आंसर जो आएगा वो किसी भी एक ही ईएमएफ के बराबर आएगा, माने 2 ही वोल्ट आंसर आएगा। तू दो 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 चाहे 100 लगा ले, चाहे 100 सेल लगा ले, पैरेलल में चाहे 100 सेल लगा ले, ईएमएफ एक की ही आएगी। ईएमएफ वो एक की उठाएगा, समझ रहे हो ना। ये 2 वोल्ट है, 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 तूने 100 लगा दिए, चलो मान लो 2 वोल्ट के, और तू सोचो नहीं जी बहुत ज्यादा करंट निकालूंगा, बहुत ज्यादा ईएमएफ बढ़ा लूंगा, नहीं बढ़ेगी, किसी भी एक सेल के बराबर ही आएगी वो। मतलब जो ईएमएफ आएगी वो 2 ही वोल्ट आएगी भाई, जितना मर्जी लगा ले, 2 2 2 2 2 2 2। बात समझ रहा है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है ना, दिस इज हैरानी वाली बात, पर ऐसा ही है। ये फॉर्मूला ऐसा ही निकाल के देता है अपने को ईएमएफ, समझ गए ना। तो यहां पर ये बात लिख देता हूं, नोट का पॉइंट। इफ n cells of EMF is connected, E net सिर्फ E के बराबर ही आएगी, आपके सामने है, जितने मर्जी लगा लो आप सेल्स, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, आर नेट की। आर नेट क्या था भाई, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यहां ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन यहां पे आपको पता है कि भाई बहुत सारे अगर लगे हुए हैं तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, कितनी बार, n बार। तो इससे निकल के आएगा n बाय आर, और ये होगा 1 बाय आर नेट। तो ये बन जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, आर नेट ऊपर और आर बाय स्मॉल एन नीचे, डब्बा बंद। ठीक है भाई। हां, तो ये बात सही है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सेल बर्बाद हो जाएंगे, सारे सेलों का कोई कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस तो कंट्रीब्यूट करेगी, समझ रहे हो ना। ईएमएफ ई ही आएगी। अगर आपने 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट लगाए तो सबका नेट ईएमएफ तो 2 ही वोल्ट आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो सबकी है ना, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, वो कंट्रीब्यूट तो करेगा आर नेट में। सवाल करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, लेकिन इतना समझ लो कि हां ईएमएफ तो ई ही रहती है, लेकिन ये एन तो बढ़ रहा है ना। अगर तूने यहां पे 100 कर दिए मान लो, तो आर बाय 100 हो जाएगा, 1000 कर दिए तो आर बाय 1000 हो जाएगा, लेकिन यहां पे आपने 100 1000 1 करोड़ 2 करोड़ जितने मर्जी से ले लो, ईएमएफ तो ई आनी है उसकी, अगर वो आइडेंटिकल है तो, समझ गए ना। बढ़िया। तो ई नेट ई है, आर नेट आर बाय एन है, तो ऐसे में अगर करंट निकालूंगा, है ना, मुझे करंट ही सीधा सीधा निकाल लेता हूं, आई नेट, ऊपर वोल्टेज लेते हैं तो ई नेट ऊपर लेंगे, डिवाइड में एक तो लोड लगा हुआ है, एक तो लोड लगा होगा कैपिटल आर, और प्लस में आर नेट है विच इज आर बाय, अभी इसको ऐसे लिख लेता हूं, आर नेट, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इससे करंट बन गया, नेट करंट बन गया, ई नेट तो ई ही आएगा, डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर बाय एन। समझ गए। तो सिर्फ ये एन आइडेंटिकल
सेल्स जो आपने लगाए ना, उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ रेजिस्टेंस को है, उनका कंट्रीब्यूशन बस रेजिस्टेंस पर है, वो भी छोटी आर पर है, ई पर कोई असर नहीं है। समझ रहे हो बात को? ई पर कोई असर नहीं है। ठीक, बढ़िया। मिक्स्ड ग्रुपिंग है एक टॉपिक, अगली बार करा दूंगा, चलो छोड़ो यार, अगली बार करा दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूं, कुछ क्वेश्चन ले लो। ठीक है, ये ले लो क्वेश्चन, होमवर्क। ठीक है, बहुत है आज के लिए मेरे हिसाब से ना, बहुत कुछ करा दिया। ये कर लो, नीट का, नीट 2013 का सवाल है, होमवर्क ट्राई करना एक बार। ये भी अच्छा सवाल है, कर लोगे इसको, इजी है होमवर्क, बस बहुत है, बहुत है। अच्छा जी, अब आप एक मेन बात सुन लो, क्या है मेजर बात? यह है, मोटी बात यह है कि अब आपकी क्लास सीधा ट्यूसडे को होगी। मेरी फिजिक्स की बात कर रहा हूं, बाकी मुझे नहीं पता। मेरी क्लास अब सीधा मंगलवार को होगी। ठीक है, क्योंकि अब आपको ये छोटा सा समर ब्रेक, समर वेकेशन जिसको भी आप बोलो, वो आपको दिया जा रहा है। पर समर ब्रेक को, समर ब्रेक का मतलब हॉलीडे मत मान लेना इसको आप, ये ब्रेक आपको दिया गया है बैकलॉग क्लियर करने के लिए, इतना समझ लो। ठीक है, इनमें भी कुछ 3 दिन एक्स्ट्रा क्लासें चली हैं और मैंने चलवाई है, तीसरा दिन भी आज है जो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं। ठीक है ना, इसके बाद यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, 5 दिन फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। इन 5 दिनों के अंदर आप लोग अपना बैकलॉग पूरा करोगे, जिन बच्चों का बैकलॉग है। ठीक, जिन बच्चों का बैकलॉग नहीं है वो रिवीजन करेंगे, प्लस नोट्स अगर इनकम्प्लीट हैं तो नोट्स कंप्लीट करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे सवालों की। ठीक है जी, डीपीपी भी दी गई है आपको, तो डीपीपी ट्राई करिएगा, बनती है ठीक है, नहीं बनती कोई बात नहीं, ट्राई करना है, क्योंकि इसमें सेल्स भी होंगे और सेल्स पर मैंने ज्यादा सवाल अभी प्रैक्टिस आपको करवाए नहीं है, इतना टाइम नहीं मिल पाया कि सेल पर प्रैक्टिस करवाऊं। ठीक है, सोच के आता हूं कि करवा दूंगा, लेकिन उतना हो नहीं पाता है, तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो डीपीपी ट्राई करना, बनता है ठीक है, नहीं बनता टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ठीक है, बाकी ये दोनों चीजें आपको करके डन करनी है। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, कुछ कहना हो तो आप चैट पर लिख सकते हो। एक शॉर्ट समर ब्रेक है ये, ठीक है, शॉर्ट समर ब्रेक है और सीधी क्लास अब मंगलवार को लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे मंगल को। ठीक है, मंगल सिंह के साथ। ठीक है, ठाकुर मंगल सिंह। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए काफी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि भाई मास्टर जी तो घूमने जा रहे होंगे कहीं, है ना, ब्रेक आया है तो हमारा ही ब्रेक आया। जी नहीं, हमारा कोई ब्रेक नहीं है, मतलब कुछ टीचर्स ब्रेक पे जा रहे हैं घूमने, लेकिन मैंने वो ब्रेक नहीं लिया है। तो मेरे पास काफ़ी काम है, तो मैं काम करना चाहूँगा, और साथ ही साथ आपको पता है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा हूँ, विशाल मेगा मार्ट की सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती की। तो यस, विशाल मेगा मार्ट की सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती का जो मेरा एग्ज़ाम है वो होपफुली बहुत अच्छे से निकल जाए, बस उसी की तैयारी चल रही है बेटा। ठीक है, तो मैं किसी भी ब्रेक पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आरुषि मैडम जा रही होंगी शायद, इसलिए उन्होंने आपके कान में डाल दिया कि हम सब तो छुट्टियों पे जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं छुट्टियों पे, मैं नहीं जा रहा हूँ छुट्टियों पे, बिकॉज आई डोंट लाइक छुट्टियां। मुझे जाना होगा मैं वैसे ही चला जाऊंगा यार, मतलब मुझे इसके लिए कोई स्पेशली छुट्टियां नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे स्पेशली कोई छुट्टियां नहीं चाहिए, कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद हम छुट्टियों पर चले जाते हैं। ठीक है ना, जब तक कोर्स नहीं होता तब तक हम इसको अपने काम की तरह समझते हैं कि भाई ये काम है, इस काम को करना है। ठीक है, और विशाल मेगा मार्ट वाला भी काम बहुत जरूरी है, वो भी मुझे करना है। ठीक है ना, तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।